हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी जुडिशियल सर्विसेज जूनियर डिवीज़न का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो 2007 में हेल्ड किया गया है। ये दो पार्ट्स में हुआ था, तो हम जो है पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होंगे हमारे पास ये 150 होंगे। 3 पार्ट्स में ये जो है क्वेश्चन पेपर होगा हमारे पास। पहले आ गया हमारे पास सिविल लॉ 1 जिसके हमारे पास 50 क्वेश्चंस होंगे। फिर आ गया हमारे पास सिविल लॉ 2 जिसके हमारे पास अगेन 50 क्वेश्चंस होंगे। फिर आ गया हमारे पास क्रिमिनल लॉ जिसके हमारे पास 50 क्वेश्चंस होंगे। जो फॉर्मेट होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम्स का वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है हमारे पास सिविल लॉ 1 का। सिविल लॉ 1 के हम 50 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद सिविल लॉ 2 और फिर सिविल लॉ 3। जैसा आपके एग्जाम में पूछा गया था वैसे ही हम डिट्टो जो है आगे प्रोसीड करेंगे उसी के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो रिलीफ है मैंडेटरी इंजंक्शन का वो क्या रिलीफ है। पहला आ गया प्रोहिबिटरी, फिर आ गया मैंडेटरी, तीसरा आ गया डिस्क्रिशनरी, फोर्थ आ गया नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा हमारे पास सी ऑप्शन, दैट इज डिस्क्रिशनरी। तो जो रिलीफ है मैंडेटरी इंजंक्शन के थ्रू वो हमारे पास डिस्क्रिशनरी है। डिस्क्रिशनरी मतलब कोर्ट की उसमें जो है डिस्क्रिशन है। मैंडेटरी होता है उसमें कोर्ट की कोई अपनी डिस्क्रिशन नहीं होती है, वो देना ही देना होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट पास किया गया था किस ईयर में। फर्स्ट ऑप्शन है 1986, सेकंड ऑप्शन है 1966, थर्ड ऑप्शन है 1976, डी है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन सी हमारे पास, दैट इज 1976। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो पूछता है कि कौन से ईयर में जो इंडियन स्टैम्प एक्ट है वो पास की गई है। फर्स्ट ऑप्शन है 1899, सेकंड है 1999, थर्ड है 1909, फोर्थ है हमारे पास 1809। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस उसमें देखे जाते हैं। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज 1899। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियन स्टैम्प एक्ट प्रोवाइड करता है किसके लिए। फर्स्ट ऑप्शन है स्टैम्प्स जो पेएबल है पोस्टेज के लिए, दूसरा आ गया इंस्ट्रूमेंट्स जो चार्जेबल हैं ड्यूटी को अंडर द एक्ट, तीसरा आ गया जो ड्यूटी पेएबल है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर, डी आ गया नन ऑफ दीज हमारे पास। फोर्थ का करेक्ट आंसर है हमारे पास, इंडियन स्टैम्प एक्ट प्रोवाइड करता है जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो चार्जेबल हैं ड्यूटी के लिए इस एक्ट के अंडर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंडर जो स्टैम्प्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं। ऑप्शन ए है 5 टाइप्स, बी है 3 टाइप्स, सी है 1 टाइप, फोर्थ है हमारे पास 2 टाइप्स। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, दैट इज 2 टाइप्स। तो इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंदर जो स्टैम्प्स हैं वो 2 तरीके के होते हैं। फिर आ गया इसमें हमारे पास क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में आ गया जो ड्यूटी है अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट जो पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस के केस में अदर देन फायर इंश्योरेंस वो पेएबल है बाय, कौन पे करेगा उसको। पहला आ गया जो पर्सन इफेक्ट कर रहा है इंश्योरेंस को, दूसरा आ गया इंश्योरर हमारे पास, तीसरा ऑप्शन है इसमें हमारे पास जॉइंटली दोनों की तरफ से। एक सेकेंड, जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें हमारे पास वो है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो है फर्स्ट हमारे पास, दैट इज कि जो पर्सन अफेक्ट कर रहा है इंश्योरेंस को। एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 6 में पूछा गया है कि जो ड्यूटी है अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस के केस में अदर देन फायर इंश्योरेंस वो किसके द्वारा पेएबल है। फर्स्ट ऑप्शन है पर्सन जो अफेक्ट कर रहा है इंश्योरेंस को, दूसरा आ गया इंश्योरर, तीसरा आ गया जॉइंटली बाय बोथ, फोर्थ आ गया नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, दैट इज पर्सन जो अफेक्ट कर रहा है इंश्योरेंस को। 7th आ गया इसमें हमारे पास जो पेनल्टी है फेलियर के लिए कैंसिल करने के लिए अडेसिव स्टैम्प्स वो एक्सटेंड हो सकती है। फर्स्ट आ गया 1000 रुपीज़ तक, दूसरा आ गया 500, तीसरा आ गया 100 रुपीज़, फोर्थ आ गया 1000 और 2 महीने की जो है इम्प्रिजनमेंट। इसमें करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, दैट इज 100 रुपीज़ तक जो पेनल्टी है फेलियर के लिए जो कैंसिल कर सकती है जो अडेसिव स्टैम्प्स हैं वो एक्सटेंड कर सकती है 100 रुपीज़ तक। 8th आ गया इसमें हमारे पास, इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंडर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो ऑफिसर के सामने लाया जाता है जो इंचार्ज होगा पब्लिक का,
एक्सेप्ट जो ऑफिसर ऑफ पुलिस है या फिर जो चार्जेबल है ड्यूटी को वो इम्पाउंड किया जा सकता है ऐसे ऑफिसर के द्वारा अगर वो जो है अपीयर होता है उसको कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो ड्यूली स्टैम्प्ड नहीं है, दूसरा आ गया अगर प्रॉपरली रिटन नहीं है, तीसरा आ गया साइंड नहीं है, फोर्थ आ गया नन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट आंसर है हमारे पास ये अपीयर होता है ऑफिसर को कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो ड्यूली स्टैम्प्ड नहीं है। अगेन रिवीजन के लिए हम कर लेते हैं कि जो इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंडर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो ऑफिसर इंचार्ज होता है पब्लिक का उसके सामने लाया जाता है एक्सेप्ट जो ऑफिसर है पुलिस का, और जो चार्जेबल है ड्यूटी को वो इम्पाउंड किया जा सकता है इंस्ट्रूमेंट ऑफिसर के द्वारा अगर वो अपीयर करता है उसको कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो ड्यूली स्टैम्प्ड नहीं है। 9th आ गया हमारे पास कि जो ट्रायल है किसी भी ऑफेंस का जो कमिट किया जाता है इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंडर वो हेल्ड किया जाता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट या प्रेसिडेंसी टाउन में जिसमें जो इंस्ट्रूमेंट है वो पाया गया है या फिर ट्राई किया गया है अंडर CRPC। बी आ गया एनीवेयर इन इंडिया, सी आ गया एनीवेयर इन द स्टेट, फोर्थ आ गया हमारे पास नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है हमारे पास कोई भी डिस्ट्रिक्ट या प्रेसिडेंसी टाउन जिसमें इंस्ट्रूमेंट जो है वो पाया गया है या ट्राई किया गया है CRPC के अंडर। तो रिवीजन में आ गया हमारे पास कि जो ट्रायल है किसी भी ऑफेंस का जो कमिट किया गया है इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंडर वो कहाँ हेल्ड किया जाएगा, वो किया जाएगा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या प्रेसिडेंसी टाउन में जिसमें इंस्ट्रूमेंट जो है वो पाया गया है या फिर ट्राई किया गया है CRPC के अंडर। क्वेश्चन 10 आ गया हमारे पास कि जो पावर है कलेक्टर की इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंडर रिफंड करने के लिए पेनल्टी जो पे की गई है वो कंटेन की गई है किस सेक्शन में। पहला आ गया सेक्शन 29 हमारे पास, फिर आ गया सेक्शन 39, फिर आ गया सेक्शन 42, फिर आ गया फोर्थ हमारे पास सेक्शन 43। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास सेक्शन 39। तो जो पावर है कलेक्टर की इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंडर रिफंड करने की पेनल्टी जो पे की गई है वो कंटेन की गई है सेक्शन 39 में। 11th आ गया हमारे पास अ डिक्री होल्डर क्या होता है। इसमें आ गया ए हमारे पास वो पार्टी नहीं होना चाहिए सूट का, दूसरा आ गया जो टर्म है वो कन्फाइंड नहीं है प्लेंटिफ तक, सी आ गया बोथ ए एंड बी, या डी आ गया नीदर ए नोर बी। तो जो करेक्ट आंसर है वो आ गया हमारे पास सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। तो जो डिक्री होल्डर है वो ज़रूरी नहीं होगा कि वो पार्टी टू द सूट है, और ये जो टर्म है ये कन्फाइंड नहीं है प्लेंटिफ तक, तो दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है। तो सी हमारा जो है परफेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 12 जो है हमारे पास वो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो कोई राइट नहीं है सिविल नेचर का। फर्स्ट आ गया हमारे पास कास्ट एंड रिलीजन, दूसरा आ गया राइट जो है सर्विसेज को जो ऑनरी हैं या ग्रेटिशियस हैं, मतलब जिनके लिए पेमेंट नहीं होती है। फिर आ गया सी हमारे पास ब्रिज जजमान राइट्स, फिर डी आ गया हमारे पास बोथ ए एंड बी।
जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा बोथ ए एंड बी, दैट इज जो फॉलोइंग दिए गए हैं उनमें से कौन से जो राइट हैं सिविल नेचर के नहीं हैं। बहुत बारी बच्चे जो हैं वो जल्दी जल्दी में जो नॉट वाली टर्म है उसको इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे नॉट पूछा गया है तो कौन सा नहीं है, तो कास्ट और रिलीजन बेस्ड कोई भी क्वेश्चन वो नहीं है राइट ऑफ सिविल नेचर का। दूसरा आगे जो राइट्स हैं सर्विसेज के जो ऑनरी हैं या ग्रेटिशियस है वो भी राइट्स नहीं होंगे सिविल नेचर के, तो करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन 13, दैट इज सेक्शन 10 जो है वो ऑपरेशन में आता है। पहला आ गया बिफोर फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट सब्सिक्वेंट सूट में, कि सब्सिक्वेंट सूट में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने से पहले। फिर आ गया बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज सब्सिक्वेंट सूट में, अगेन सब्सिक्वेंट सूट में जो है इश्यूज सेटल करने से पहले। तीसरा आ गया सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के बाद सब्सिक्वेंट सूट में, या फिर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है आफ्टर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज इन सब्सिक्वेंट सूट। तो सेक्शन 10 जो है वो कब ऑपरेशन में आता है, इसमें आगे जब सेटलमेंट हो जाता है इश्यूज का सब्सिक्वेंट सूट में। ये हमारे पास जो है सीपीसी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे गिवन नहीं है बट आपको जो है ऑप्शन से पता लग जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है जब जो सब्सिक्वेंट सूट में जो है इश्यूज सेटल हो जाते हैं उसके बाद जो है सेक्शन 10 जो है दैट इज रेस सब जुडिस जो है वो ऑपरेशन में आता है। फिर आ गया क्वेश्चन 14 हमारे पास कि एक डिसीजन जो है इशू ऑफ लॉ पे। ए आ गया हमारे पास कि वो हमेशा ऑपरेट करेगा एज रेस जुडिकाटा। दूसरा आ गया कभी भी ऑपरेट नहीं करेगा एज रेस जुडिकाटा। सी आ गया मे और मे नोट, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा। डी आ गया ईदर ए एंड बी। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा मे और मे नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा। तो कोई भी जो डिसीजन है इशू ऑफ लॉ पे वो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा। क्वेश्चन 15 आ गया, इसमें हमारे पास कि जो प्रोडक्शन होता है सर्टिफाइड कॉपी का किसी भी फॉरेन जजमेंट की, तो जो प्रिजम्पशन है वो होता है कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट को लेके अंडर सेक्शन 14 जो है सीपीसी का। वो क्या है? पहला ऑप्शन है प्रिजम्पशन है फैक्ट का, दूसरा ऑप्शन है प्रिजम्पशन है फैक्ट एंड लॉ दोनों का, तीसरा आ गया रिबटेबल प्रिजम्पशन है लॉ का, मतलब जिसको रिबट किया जा सकता है, फोर्थ आ गया इररिबटेबल प्रिजम्पशन है लॉ का। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी हमारे पास, दैट इज ये जो है हमारे पास रिबटेबल प्रिजम्पशन है लॉ का। तो कंप्लीट आंसर क्या होगा कि जब सर्टिफाइड कॉपी जो है फॉरेन जजमेंट की वो प्रोड्यूस की जाती है तो जो प्रिजम्पशन है कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट को लेके सेक्शन 14 के अंडर वो रिबटेबल प्रिजम्पशन है हमारे पास लॉ का। फिर आ गया क्वेश्चन 16 हमारे पास कि जो अग्रीमेंट है पार्टीज के बीच में इंस्टीट्यूट करने के लिए सूट जो रिलेट करता है डिस्प्यूट से पर्टिकुलर कोर्ट में। पहला आ गया कि आउस्ट नहीं करता है जो जुरिस्डिक्शन है दूसरे कोर्ट्स का, दूसरा आ गया ऑपरेट कर सकता है एस्टोपल दोनों पार्टीज के बीच में, तीसरा आ गया बोथ ए एंड बी दोनों सही हैं, डी आ गया नीदर ए एंड बी दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है। करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, हमारे पास दोनों ऑप्शंस ठीक हैं। तो जो अग्रीमेंट है पार्टीज के बीच में इंस्टीट्यूट करने के लिए सूट जो डिस्प्यूट हैं पर्टिकुलर कोर्ट में जो रिलेट करते हैं डिस्प्यूट से किसी भी पर्टिकुलर कोर्ट में, तो ये जो अग्रीमेंट है ये आउस्ट नहीं करता है, मतलब जो है बेदखल नहीं करता है जो जुरिस्डिक्शन है दूसरे कोर्ट्स का, और ऑपरेट भी कर सकता है एज एस्टोपल्स पार्टीज के बीच में। तो दोनों ही ऑप्शंस जो हैं वो ठीक हैं। क्वेश्चन 17 आ गया इसमें हमारे पास कि सेक्शन 100A जो है सीपीसी का, जहाँ पे कोई भी अपील जो है ओरिजिनल या फिर अपेलेट डिक्री से या फिर ऑर्डर जो है वो सुना जाता है और डिसाइड किया जाता है सिंगल जज के द्वारा हाई कोर्ट के, उसमें क्या होता है? ऑप्शन ए है कोई भी फर्दर अपील जो है वो लाई नहीं करती है उस जजमेंट से, और जो डिक्री है सच सिंगल जज की फ्रॉम द डिक्री जो है सच सिंगल जज की। फिर आ गया फर्दर अपील लाई करती है लेटर्स पेटेंट के अंडर हाई कोर्ट में। फिर आ गया इसमें हमारे पास फर्दर अपील लाई करती है जो सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के साथ। फिर आ गया फर्दर अपील जो है वो लाई करती है डिवीजन बेंच जो है हाई कोर्ट का उसके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास कि कोई भी फर्दर अपील लाई नहीं करती है ऐसे डिक्री या जजमेंट से सिंगल जज की। तो 100A जो है सीपीसी का उसके अंडर कोई भी अपील ओरिजिनल या फिर अपीलेट डिक्री या फिर ऑर्डर सुना गया है या फिर डिसाइड किया गया है सिंगल जज जो है हाई कोर्ट का, उसमें कोई भी फर्दर अपील लाई नहीं करेगी उस जजमेंट से या डिक्री से सिंगल जज की।
क्वेश्चन 18 आ गया हमारे पास, एक सूट फाइल की जाती है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, वो विड्रॉ की जा सकती है, कॉम्प्रोमाइज की जा सकती है या अबेंडन की जा सकती है प्लेंटिफ के द्वारा। ऑप्शन ए है बिना नोटिस दिए सारे के सारे पर्सन्स को जो इंटरेस्टेड हैं। बी आ गया नोटिस दे के सारे पर्सन्स को जो इंटरेस्टेड हैं। सी आ गया दोनों ए और बी। डी आ गया ईदर ए या बी। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास आफ्टर नोटिस टू ऑल पर्सन्स इंटरेस्टेड। तो इसमें आ गया एक सूट जो है वो फाइल की जा सकती है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, वो विड्रॉ की जा सकती है, कॉम्प्रोमाइज की जा सकती है, अबेंडन की जा सकती है प्लेंटिफ के द्वारा नोटिस देने के बाद सारे के सारे पर्सन्स को जो इंटरेस्टेड है। क्वेश्चन 19 आ गया इसमें हमारे पास, इनमें से कौन सा फॉलोइंग स्टेट किया जाना चाहिए प्लीडिंग्स में। पहला ऑप्शन है फैक्टा प्रोबेंशिया, दूसरा है फैक्टा प्रोबेंडा, सी आ गया दोनों ए और बी, फिर आ गया नीदर ए नोर बी, दोनों में से कोई भी नहीं। इस टाइप की जो लेटिन टर्म्स होती हैं वो बहुत बार आपके क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, आपकी जस्ट नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कि आपको जो है इनका लीगल टर्म में मीनिंग पता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास फैक्टा प्रोबेंडा। तो बेसिकली जो फैक्ट्स हैं हमारे पास वो जो है प्लीड किए जाने चाहिए, प्लीडिंग में स्टेट किए जाने चाहिए। तो इसका जो फुल स्टेटमेंट होगी तो वो होगी कि ये जो फॉलोइंग है ये स्टेट किया जाना चाहिए प्लीडिंग में, दैट इज फैक्टा प्रोबेंडा। फिर आ गया क्वेश्चन 20 हमारे पास कि जो रेमेडीज अवेलेबल हैं अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री वो इंक्लूड करती हैं। क्या इंक्लूड करती हैं? ऑप्शन ए है अपील, बी है हमारे पास रिव्यू, सी है एप्लीकेशन सेट असाइड करने के लिए डिक्री और डी आ गया ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑल ऑफ दीज। तो जो रेमेडीज अवेलेबल हैं एक्स पार्टी डिक्री के अगेंस्ट वो क्या क्या है हमारे पास? अपील भी फाइल की जा सकती है, रिव्यू भी फाइल किया जा सकता है, एप्लीकेशन भी फाइल की जा सकती है सेट असाइड करने के लिए डिक्री को। तो जितने भी ऊपर दिए गए ऑप्शंस हैं वो सारे सही हैं। क्वेश्चन 21 आ गया हमारे पास, जहाँ पे डिक्री साइलेंट है एज रिगार्ड्स टू फ्यूचर इंटरेस्ट को लेके। इसमें आ गया हमारे पास फर्स्ट, तो फ्यूचर इंटरेस्ट डीम्ड माना जाएगा कि वो रिफ्यूज़ कर दिया गया है और एक सेपरेट सूट लाई की जाएगी उसके लिए। दूसरा ऑप्शन है कि जो फर्दर जो इंटरेस्ट है वो डीम्ड माना जाएगा कि वो रिफ्यूज़ कर दिया गया है और एक सेपरेट सूट जो है वो लाई नहीं करेगी। तीसरा है कि जो फ्यूचर इंटरेस्ट है वो डीम्ड माना जाएगा कि वो इनअडवर्टली ओमिट कर दिया गया है और एक एप्लीकेशन मूव की जा सकती है कोर्ट के सामने। डी आ गया कि जो फ्यूचर इंटरेस्ट है वो डीम्ड माना जाएगा कि वो ग्रांट कर दिया गया है और क्लैरिकल और अर्थमेटिकल एरर जो है वो करेक्ट किया जा सकता है एप्लीकेशन पे। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसमें हमारे पास वो है बी, कि जो फर्दर इंटरेस्ट है वो डीम्ड माना जाएगा कि वो रिफ्यूज़ हो गया है और सेपरेट सूट जो है वो लाई नहीं करेगी। तो इसमें आ गया हमारे पास कि जहाँ पे डिक्री साइलेंट है फ्यूचर इंटरेस्ट को लेके, मतलब डिक्री में कुछ भी नहीं लिखा गया, ना ही अफर्मेटिव लिखा गया ना ही कुछ नेगेटिव लिखा गया कि किया है या नहीं किया है। साइलेंट है डिक्री बिल्कुल भी फ्यूचर इंटरेस्ट को लेके। तो वहाँ पे जो फ्यूचर इंटरेस्ट है वो डीम्ड माना जाएगा कि वो रिफ्यूज़ कर दिया गया है और कोई भी सेपरेट सूट जो है वो लाई नहीं करेगी। क्वेश्चन 22 आ गया हमारे पास कि एक जो डिक्री है एग्जीक्यूशन की वो सेंड नहीं की जा सकती है किसी। फर्स्ट आ गया हमारे पास, अगेन यहाँ पे कैन नॉट है तो यहाँ पे जो है नेगेटिव में पूछा गया है। ए आ गया फॉरेन कोर्ट, बी आ गया कोर्ट आउटसाइड इंडिया जो इस्टेब्लिश किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा, सी आ गया दोनों ए और बी, डी आ गया दोनों में से कोई भी नहीं, नीदर ए नॉर बी। फिर आ गया इसमें हमारे पास फॉरेन कोर्ट, इसका करेक्ट आंसर है कि जो डिक्री है एग्जीक्यूशन की वो सेंड नहीं की जा सकती है फॉरेन कोर्ट को। क्वेश्चन 23 आ गया इसमें हमारे पास, कौन अरेस्ट किया जा सकता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में। फर्स्ट ऑप्शन है अ मैन, बी आ गया हमारे पास अ वुमेन, सी आ गया एक माइनर, डी आ गया ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास अ मैन। तो इसमें आ गया कौन अरेस्ट किया जा सकता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में, तो एक मैन को जो है अरेस्ट कर सकते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में। क्वेश्चन 24 आ गया इसमें हमारे पास, इनमें से कौन सी जो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैं वो अटैच नहीं की जा सकती हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में। पहला आ गया हमारे पास पेनरिकस, दूसरा आ गया प्रोमिसरी नोट्स, तीसरा आ गया हाउस या अदर बिल्डिंग्स, डी आ गया इसमें हमारे पास हुंडी। तो जो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास वो है पेनरिकस। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी अटैच नहीं की जा सकती है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में, दैट इज पेनरिकस।
इसमें जो सेक्शन 60 है आपके पास, उसमें प्रोवाइडेड है कि कौन कौन सी की जा सकती हैं, तो ये तीनों उसमें अवेलेबल हैं। तो उसके इन तीनों के अलावा कोई भी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे इसमें हमारे पास क्वेश्चन 25, दैट इज जो लिबर्टी है इंस्टीट्यूट करने की फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम सब्जेक्ट मैटर, उस टाइम पे जब विड्रॉ की जाती है सूट को वो दी जाती है। पहला आ गया एज अ जनरल रूल, वो जो लिबर्टी दी जाती है। दूसरा आ गया जहाँ पे सूट सफ़र करती है कुछ फॉर्मल डिफेक्ट से और लाइकली टू फेल है ऑन दैट अकाउंट पे कि फेल हो सकती है। सी आ गया जहाँ पे कोर्ट जो है वो सफिशिएंट ग्राउंड उसको मिल जाता है। डी आ गया सिर्फ बी और सी। जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है बी और सी। तो जो लिबर्टी है इंस्टीट्यूट करने की एक फ्रेश सूट सेम सब्जेक्ट मैटर के रिस्पेक्ट में जब विड्रॉ की जाती है सूट वो दी जाती है, बी और सी। दैट इज़ ये दो करेक्ट जो रीज़न है हमारे पास। जहाँ पे सूट सफ़र करती है किसी फॉर्मल डिफेक्ट से और फेल होने के चांसेस होते हैं इस जो है डिफेक्ट की वजह से। सी आ गया जहाँ पे कोर्ट जो है उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स है। क्वेश्चन 26 आ गया इसमें हमारे पास कि इन केस जो एप्लीकेशन है परमिशन सू करने की एज प्रॉपर वो रिजेक्ट हो जाती है, तो जो सूट है वो डीम्ड माना जाएगा कि वो इंस्टीट्यूट हुआ है। इसमें आ गया अंडर जो है ऑर्डर 33 रूल 15 ऑफ सीपीसी, किस डेट से माना जाएगा। पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑन द डेट जिसमें परमिशन टू सू एज अ प्रॉपर रिफ्यूज़ की गई है, उस डेट पे जहाँ पे कोर्ट फीस पे की गई है। तीसरा आ गया उस डेट पे जहाँ पे एप्लीकेशन टू सू एज प्रॉपर प्रेजेंट की गई है। डी आ गया इधर ए, बी या सी जैसा कि कोर्ट डायरेक्ट करता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी हमारे पास, उस डेट पे जब एप्लीकेशन टू सू एज प्रॉपर प्रेजेंट की गई है। तो यहाँ पे जो फुल क्वेश्चन है वो है हमारे पास उन केस में जहाँ पे एप्लीकेशन जो है परमिशन के लिए जो दी गई थी कि वो सू कर सकता है एज अ प्रॉपर, वो रिजेक्ट कर दी गई है, तो सूट जो है वो डीम्ड मानी जाएगी कि वो इंस्टीट्यूट की गई है ऑर्डर 33 रूल 15A के अंडर, उस डेट पे जब एप्लीकेशन टू सू एज अ प्रॉपर वो प्रेजेंट की गई थी। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो लिमिटेशन के मामले में जो है प्रैक्टिकली भी देखे जाते हैं कि किस टाइम पे अगर वो मानी जाएगी वो विद इन लिमिटेशन पीरियड थी या नहीं। तो जिस दिन वो प्रेजेंट की गई है एप्लीकेशन सूट जो है उसी दिन मानी जाएगी कि इंस्टीट्यूट की गई थी। फिर आ गया हमारे पास क्वेश्चन 27, दैट इज़ जो रेलेवेंसी है और एडमिसिबिलिटी है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर वो क्या है। पहला आ गया सिनोनिमस है, दूसरा आ गया को एक्सटेंसिव है, तीसरा आ गया नीदर सिनोनिमस नोर को एक्सटेंसिव, डी आ गया सिनोनिमस है और को एक्सटेंसिव दोनों हैं। जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारे पास नीदर सिनोनिमस, ना ही सेम है ना ही को एक्सटेंसिव है। तो जो रेलेवेंसी है और एडमिसिबिलिटी है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर वो ना ही सिनोनिमस है ना ही को एक्सटेंसिव है। 28 आ गया हमारे पास कि जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो क्या है। ए आ गया वो लेस टेलिनिस है, दूसरा आ गया लेक्स फॉरी है, तीसरा आ गया लेक्स लोकाई सोल्यूशनिस है, डी आ गया लेस साइटिस है। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास दैट इज लेक्स फोरी। दैट इज लॉ ऑफ एविडेंस जो है वो लेक्स फोरी है, मतलब लॉ ऑफ फॉरम है। इसका कहने का मतलब है कि जिस कोर्ट में आपने केस डाला है तो जो वो केस जिस भी कंट्री में या जिसकी भी जुरिस्डिक्शन के अंडर जो है वो चल रहा है केस, तो उसी के जो रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे एविडेंसेस पे। तो ये जो है प्रैक्टिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे फॉरेन की जजमेंट्स भी आती हैं या फिर कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है जो इंडिया में आके जो एनआरआईज हैं वो सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि बाहर का लॉ है वो डिफरेंट है एविडेंस के मामले में भी, तो वो यहाँ आके सॉल्व करते हैं, तो यहाँ की जो लॉ हैं वो अप्लाई होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 29, दैट इज जो क्वेश्चन है मोड ऑफ प्रूफ का वो क्या है। ऑप्शन ए आ गया इसमें हमारे पास कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो रेज किया जा सकता है किसी भी टाइम पे। बी आ गया जो क्वेश्चन ऑफ प्रोसीजर है लेकिन वो रेज किया जाना चाहिए फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे और स्टैंड करता है कि उसको वेव कर दिया गया है अगर वो रेज नहीं किया गया है फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे। सी आ गया इसमें हमारे पास कि जो क्वेश्चन ऑफ प्रोसीजर है एक क्वेश्चन ऑफ प्रोसीजर और वो रेज किया जा सकता है किसी भी टाइम पे। डी आ गया एक मिक्स क्वेश्चन लॉ और फैक्ट का। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी हमारे पास। तो जो क्वेश्चन है मोड ऑफ प्रूफ का वो एक क्वेश्चन ऑफ प्रोसीजर है जो रेज किया जाना चाहिए फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे, और अगर नहीं किया गया रेज फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे तो वो स्टैंड वेव्ड, मतलब वो वेव्ड माना जाएगा कि उसको जो है वेव कर दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो प्रोपोजिशंस हैं एविडेंस एक्ट के अंडर वो क्या है। पहला आ गया कि स्टेटमेंट जो है वो जीनस है, एडमिशन जो है वो स्पीशीज है और जो कन्फेशन है वो सब स्पीशीज है। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास कि जो स्टेटमेंट और एडमिशन है वो स्पीशीज है और जो कन्फेशन है वो एक सब स्पीशीज है। तीसरा आ गया कि जो स्टेटमेंट है और एडमिशन है वो जीनस है और जो कन्फेशन है वो स्पीशीज है। और ऑप्शन ए आ गया इसमें कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और बाकी दो स्टेटमेंट्स गलत हैं। दूसरा है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट्स करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है। सी आ गया सेकंड और थर्ड करेक्ट है और जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है। डी आ गया इसमें हमारे पास थर्ड जो है वो करेक्ट है और फर्स्ट और सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो ए होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी दो स्टेटमेंट्स जो हैं गलत हैं। तो जो प्रोपोजिशन है इंडियन एविडेंस के अंदर वो है हमारे पास कि जो स्टेटमेंट है वो जीनस है, एडमिशन जो है स्पीशीज है, कन्फेशन जो है वो एक सब स्पीशीज है। दैट इज पहले स्टेटमेंट है, उसके अंडर एडमिशन आता है और एडमिशन का ही पार्ट जो है वो कन्फेशन है। क्वेश्चन 31 आ गया कि एक रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या है। पहला आ गया क्या वो सोली जो है वो बेसिस हो सकता है कन्विक्शन का, मतलब अकेला काफ़ी है कन्विक्शन के लिए। बी आ गया नहीं दिया जा सकता सोली, जो बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं हो सकता है किसी भी सर्कमस्टांस के अंडर। फिर आ गया वो जो है सोली बेस नहीं हो सकता है कन्विक्शन का अनलेस उसको जो है कोरोबरेट नहीं किया जाता। डी आ गया दोनों ए और सी जो है वो इनकरेक्ट हैं। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है सी कि जो एक रिट्रैक्टेड कन्फेशन है वो जो है नहीं बनाया जा सकता है बेसिस कन्विक्शन का जब तक वो कोरोबरेटेड नहीं है। क्वेश्चन 32 आ गया इसमें हमारे पास कि जो कन्फेशन है एक को अक्यूज्ड का जो रिक्वायर्ड नहीं है ओथ पे होना और नहीं टेस्ट किया जा सकता क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू। पहला आ गया वो कोई एविडेंस नहीं है, सेक्शन 3 जो है एविडेंस एक्ट का उसके मीनिंग के अंदर। फिर आ गया वो जो है फाउंडेशन नहीं हो सकता है कन्विक्शन का। सेकेंड आ गया हमारे पास कि सिर्फ लिमिटेड यूज़ हो सकता है जो कन्फेशन में दिया गया है को अक्यूज्ड के फर्निश करने के लिए कोई एडिशनल रीज़न बिलीव करने के लिए कि ये अदर एविडेंस जो है एग्जिस्ट करता है। फिर आ गया थर्ड की एक वीक टाइप का एविडेंस है और बहुत ही वीकर है इवन देन जो एविडेंस है अप्रूवर का, तो ये अप्रूवर के एविडेंस से भी वीकर है। पहला आ गया कि तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। दूसरा आ गया सिर्फ फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। तीसरा आ गया सिर्फ फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। डी आ गया सिर्फ सेकंड और थर्ड करेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर है वो ए है हमारे पास कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो करेक्ट हैं। तो ये कन्फेशन जो है को अक्यूज्ड का उसके बारे में बात की गई है जो रिक्वायर्ड जो ओथ पे भी नहीं है और टेस्ट भी नहीं किया जा सकता क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। पहला आ गया वो कोई एविडेंस नहीं है, सेक्शन 3 जो है एविडेंस एक्ट का उसके अंडर, ना ही वो फाउंडेशन है कन्विक्शन की। दूसरा आ गया उसका लिमिटेड यूज़ हो सकता है जिसकी वजह से जो दूसरे एविडेंस एग्जिस्ट कर सकते हैं ये पता लगाया जा सकता है। तीसरा आ गया वीक टाइप का एविडेंस है और वीकर है एविडेंस ऑफ अप्रूवर से भी। क्वेश्चन 33 आ गया इसमें हमारे पास कि एक डाइंग डेक्लेरेशन पहला आ गया फॉर्म कर सकता है सोल बेसिस कन्विक्शन का बिना कोरोबरेशन के इंडिपेंडेंट एविडेंस के द्वारा। फिर आ गया फॉर्म कर सकता है कन्विक्शन बेसिस जो है कन्विक्शन का ओनली कोरोबरेशन पे इंडिपेंडेंट विटनेस के द्वारा। तीसरा आ गया फॉर्म नहीं कर सकता है सोल बेसिस कन्विक्शन का अनलेस कोरोबरेटेड है इंडिपेंडेंट विटनेस के द्वारा। फिर डी आ गया कि बी और सी जो है वो सही आंसर है। इसमें आ गया ए ऑप्शन हमारे पास कि एक डाइंग डेक्लेरेशन फॉर्म कर सकता है अकेला कि बेसिस जो है कन्विक्शन का बिना किसी कोरोबरेशन के इंडिपेंडेंट एविडेंस के द्वारा। क्वेश्चन 34 आ गया इसमें हमारे पास कि जो सेकेंडरी एविडेंस है वो एडमिसिबल है। इसमें आ गया ए जहाँ पे नॉन प्रोडक्शन जो है प्राइमरी एविडेंस का वो अकाउंट नहीं हुआ है। दूसरा आ गया जहाँ पे नॉन प्रोडक्शन जो है प्राइमरी एविडेंस का वो अकाउंटेड फॉर, मतलब बता दिया गया है क्यों नॉन प्रोडक्शन है उसका, क्यों प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा। सी आ गया इररिस्पेक्टिव वेदर नॉन प्रोडक्शन जो है प्राइमरी एविडेंस का वो अकाउंट फॉर है या नहीं है। डी आ गया दोनों ए और सी करेक्ट हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो बी है हमारे पास कि जो सेकेंडरी एविडेंस है वो एडमिसिबल है जहाँ पे नॉन प्रोडक्शन जो है प्राइमरी एविडेंस का उसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है।
क्वेश्चन 35 आ गया बर्डन ऑफ प्रूफ। ए आ गया हमारे पास पार्शली डिटरमाइन करता है राइट जो है बिगिन करने का। बी आ गया सब्सटेंशियली डिटरमाइन करता है राइट जो है बिगिन करने का। सी आ गया होली डिटरमाइन करता है जो राइट है बिगिन करने का। डी आ गया ओनली सी एंड नॉट ए और बी, कि सी सही है और ए और बी जो है वो गलत है। तो जो आंसर है इसमें हमारे पास वो होगा ए, कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो पार्शली डिटरमाइन करता है कि किस पार्टी के पास राइट है बिगिन करने का, शुरुआत करने का। क्वेश्चन 36 आ गया इसमें हमारे पास, इन केस अ चाइल्ड जो है वो बोर्न है विद इन 280 डेज डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के, तो जो मदर है वो रिमेनिंग अनमैरिड, उसने दूसरी शादी नहीं की, तो जो प्रिजम्पशन है लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड का सेक्शन 112 जो है एविडेंस एक्ट का वो अराइज करता है। पहला आ गया अगर फादर अलाइव है ऑन द डे जब चाइल्ड का बर्थ होता है। बी आ गया अगर फादर अलाइव नहीं है उस दिन पे जब चाइल्ड बोर्न होता है। सी आ गया इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर फादर अलाइव है या डेड है उस दिन पे जब चाइल्ड का जो है बर्थ होता है या बोर्न होता है वो। डी आ गया इधर ए या बी। इसमें आ गया सी हमारे पास ऑप्शन, कि इससे कोई लेना देना नहीं होता है कि फादर अलाइव है या नहीं है अगर कंसेप्शन जो है विद इन 280 डेज हुई है, सॉरी जो चाइल्ड है वो बोर्न 280 डेज में हुआ है। तो फुल स्टेटमेंट आ गई हमारे पास कि इन केस जब चाइल्ड बोर्न होता है 280 डेज के अंदर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के और मदर ने दूसरी शादी नहीं की है, तो जो प्रिजम्पशन है लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड का सेक्शन 112 ऑफ एविडेंस के अंदर वो अराइज होता है इररिस्पेक्टिव कि वेदर जो फादर है वो अलाइव है या डेड है उस दिन पे जब चाइल्ड जो है वो बोर्न हुआ है। क्वेश्चन 37 आ गया एस्टॉपल। ए आ गया वो एक कॉज है, कॉज ऑफ एक्शन है खुद में ही। बी आ गया क्रिएट करता है एक कॉज ऑफ एक्शन। सी आ गया बोथ ए और बी जो हैं वो करेक्ट हैं। डी आ गया नीदर ए नॉर बी करेक्ट है, दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है। तो जो इसका सही आंसर है वो है हमारे पास ए और बी जो है इनकरेक्ट है। अच्छा, नीदर ए और बी वो करेक्ट है, तो दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है। तो एस्टॉपल एक कॉज ऑफ एक्शन भी नहीं है, ना ही वो क्रिएट करता है कोई भी कॉज ऑफ एक्शन। क्वेश्चन 38 आ गया इसमें हमारे पास कि जो टेस्टिमनी है अकम्प्लिस की बिफोर एक्सेप्ट करने से पहले और एक्ट अपॉन करने से पहले, पहला ऑप्शन है कोरोबरेट होनी चाहिए जो टेस्टिमनी है दूसरे अकम्प्लिस के साथ। फिर आ गया कोरोबरेट होनी चाहिए एक इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ। सी आ गया वो कोरोबरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डी आ गया ईदर ए या सी। तो जो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास कि नीड नॉट बी कोरोबरेटेड एट ऑल। तो जो टेस्टिमनी है अकॉम्प्लिस की एक्सेप्ट करने से पहले या एक्ट अपॉन करने से पहले उसको कोरोबरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 39 आ गया, ड्यूरिंग जो री एग्जामिनेशन है विटनेस का एक नया मैटर जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है एज अ मैटर ऑफ राइट जनरली। एक न्यू मैटर जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ओनली कोर्ट की परमिशन के साथ। सी आ गया कोई भी न्यू मैटर जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। डी आ गया ईदर ए या सी। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी कि री एग्जामिनेशन जब होता है विटनेस का तो एक न्यू मैटर जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कोर्ट की परमिशन लेने के बाद। 40 आ गया इसमें हमारे पास कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ या री एग्जामिनेशन। ए आ गया हमारे पास कि लीडिंग क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जा सकते हैं किसी भी सर्कमस्टांस में। बी आ गया लीडिंग क्वेश्चंस जो हैं सर्टेन मैटर्स पे वो पूछे जा सकते हैं बिना कोर्ट की परमिशन के एज अ मैटर ऑफ राइट। सी आ गया जो लीडिंग क्वेश्चन है सर्टेन मैटर्स पे वो पूछे जा सकते हैं सिर्फ कोर्ट की परमिशन के बाद। डी आ गया ओनली ए और सिर्फ ए ऑप्शन ठीक है, बी और सी जो हैं दोनों गलत हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी हमारे पास कि एग्जामिनेशन इन चीफ में या री एग्जामिनेशन में जो लीडिंग क्वेश्चन है कुछ मैटर्स पे वो पूछे जा सकते हैं कोर्ट की परमिशन लेने के बाद। 41 आ गया इसमें हमारे पास कि जो राइट है क्रॉस एग्जामिनेशन का ऑन एन आंसर टू कोर्ट क्वेश्चन, कि कोर्ट के क्वेश्चन पे जो आंसर दिया गया है उस पे राइट है क्रॉस एग्जामिनेशन का वो अवेलेबल है। ए आ गया एडवर्स पार्टी को हुई सिर्फ ओनली। फिर आ गया उस पार्टी को जो कॉल कर रहा है विटनेस को सिर्फ उसको। सी आ गया ईदर ऑफ द पार्टी को अगर आंसर जो है वो एडवर्स में है दोनों पार्टीज का। डी आ गया सिर्फ ए और नॉट बी। जो करेक्ट आंसर है वो है सी हमारे पास कि जो राइट है क्रॉस एग्जामिन करने का एक आंसर दिया गया है जो कोर्ट के क्वेश्चन पे वो अवेलेबल है किसी भी पार्टी को दोनों में से अगर आंसर जो है वो एडवर्स है टू ईदर ऑफ द पार्टी। ए पार्टी है, बी पार्टी है और ये जो है विटनेस ने
जो है कोई भी कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर दिया, तो इनमें से कौन सी पार्टी जो है वो क्रॉस एग्जामिन कर सकती है? कोई भी पार्टी जिसके अगेंस्ट वो आंसर है। क्वेश्चन 42 आ गया, दो जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं। जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं एविडेंस के वो कंटेन किए गए हैं एविडेंस एक्ट में, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, करते हैं प्रोसीडिंग्स को अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, बिकॉज क्योंकि समरी नेचर जो है इंक्वायरी का। दूसरा आ गया कंटेम्प्ट मैटर्स जो हैं वो गवर्न किए जाते हैं स्पेशल एक्ट्स के द्वारा। सी आ गया जो कंटेम्प्ट है कोर्ट का वो रिक्वायर नहीं करता है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। डी आ गया जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं वो ट्राई की जाती हैं, वो ट्राई होती हैं हायर जुडिशरी में। करेक्ट आंसर होगा जो समरी नेचर है इंक्वायरी का। कि जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, तो जो स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं एविडेंस के, जो एविडेंस एक्ट में दिए गए हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं प्रोसीडिंग्स को जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के अंदर है, क्योंकि जो क्या रीज़न है इसके पीछे कि जो समरी नेचर है इंक्वायरी का। फिर आगे इसमें हमारे पास क्वेश्चन 43 दैट इज स्पेशल जो रिलीफ एक्ट है वो क्या है? पहला आ गया रेमेडियल है नेचर में, दूसरा आ गया प्रोटेक्टिव है नेचर में, तीसरा आ गया सबऑर्डिनेट लॉ है, या डी ऑल ऑफ दीज सब है। आंसर हो गया हमारे पास डी ऑल ऑफ दीज, कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो रेमेडियल भी है नेचर में, प्रोटेक्टिव भी है नेचर में, और एक सबऑर्डिनेट लॉ भी है। तो तीनों जो है ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 44 आ गया कि एक सूट जो है रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए सेक्शन 6 जो है वो नहीं फाइल किया जा सकता है अगेंस्ट। पहला आ गया प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट, दूसरा आ गया कंपनी के अगेंस्ट, तीसरा आ गया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, डी आ गया फिल्म के अगेंस्ट। तो जो करेक्ट आंसर है वो आ गया इसमें हमारे पास गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हो सकता है। तो जो सूट है रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए सेक्शन 6 के अंदर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो फाइल नहीं हो सकता है। क्वेश्चन 45 आ गया कि जो क्वेश्चन है टाइटल का वो क्या है? वो रेलेवेंट है अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। दूसरा आ गया इररेलेवेंट है सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंडर। सी आ गया जो क्वेश्चन है टाइटल का वो प्रोविजन नहीं है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंदर, या फिर नन ऑफ द अबव, कोई भी ठीक नहीं है। इसमें आ गया हमारे पास कि जो क्वेश्चन है टाइटल का वो एक क्वेश्चन है टाइटल का, वो जो क्वेश्चन ऑफ टाइटल है वो प्रोविजन नहीं है अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में, तो ये जो है कोई भी प्रोविजन नहीं है। 46 आ गया जो रिलीफ है रिसेशन का वो ग्रांट किया जाता है किन केसेस में? पहला आ गया जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, दूसरा आ गया जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, तीसरा आ गया दोनों वॉइड है और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फोर्थ आ गया ना ही वॉइड है ना ही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। इसका करेक्ट आंसर है बोथ वॉइड और वॉइडेबल के केस में। तो जो रिलीफ है रिसीजन का वो ग्रांट किया जाता है उन केसेस में जहाँ पे वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों हैं। 47 आ गया इंजंक्शंस जो हैं वो ग्रांट नहीं किए जा सकते हैं एक सूट में जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो इन्फोर्स नहीं की जा सकती। बी आ गया जहाँ पे ब्रीच जो है नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट का वो इन्फोर्स करने के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सी आ गया डिक्लेरेशन के लिए जहाँ पे प्लेंटिव पोजेशन में है। डी आ गया नीदर ए नोर बी नोर सी, ना ही ए बी या सी। करेक्ट आंसर है ए हमारे पास कि जो इंजंक्शन है वो ग्रांट नहीं किया जा सकता सूट में जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो इन्फोर्स नहीं की जा सकती। 48 आ गया इसमें हमारे पास जो केसेस हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के, उसमें जो राइट्स हैं पार्टीज के वो गवर्न किए जाते हैं किस प्रिंसिपल के द्वारा? पहला है इक्विटी, दूसरा है लॉ हमारे पास, थर्ड है इक्विटी एंड लॉ, डी है ओनली इक्विटी नॉट लॉ। इसका आंसर है हमारे पास दोनों कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट का उसमें जो राइट्स हैं पार्टीज के वो गवर्न किए जाते हैं किन प्रिंसिपल्स के द्वारा? इक्विटी और लॉ दोनों के द्वारा। 49 आ गया इसमें हमारे पास कि जो राइज है वैल्यू में सिंस अग्रीमेंट वो क्या है? कि अग्रीमेंट के बाद जो है उसके बाद जो है प्राइस जो है या वैल्यू जो है किसी भी चीज़ की बढ़ गई तो वो क्या है? पहला आगे ग्राउंड है रिफ्यूज़ करने के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उन केसेस में जहाँ पे अग्रीमेंट है सेल करने के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा आगे ग्राउंड है रिफ्यूज़ करने के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उन केस में जहाँ पे अग्रीमेंट है सेल करने के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी। सी आगे ग्राउंड है रिफ्यूज़ करने के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उन केस में जहाँ पे अग्रीमेंट जो है सेल करने के लिए इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों। डी आ गया वो ग्राउंड नहीं है रिफ्यूज़ करने के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन केस जहाँ पे अग्रीमेंट है वो सेल करने के लिए या मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी।
इसका ऑप्शन सी है हमारे पास कि जो राइज है वैल्यू में अग्रीमेंट के बाद वो एक ग्राउंड है रिफ्यूज़ करने के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उन केस में जहाँ पे अग्रीमेंट है सेल करने के लिए मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों ही, तो ये दोनों के केस में जो है ट्रू होगा। 50 आ गया, इसमें हमारे पास अब मैंडेटरी इंजंक्शन क्या है। पहला है रेट्रोस्पेक्टिव है ऑपरेशन में, दूसरा आ गया प्रोस्पेक्टिव है ऑपरेशन में, तीसरा आ गया कंकरेंट है ऑपरेशन में, या डी, बी और सी दोनों है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी हमारे पास, दैट इज दोनों है। तो एक मैंडेटरी इंजंक्शन जो है वो प्रोस्पेक्टिव है नेचर में और कंकरेंट है ऑपरेशन में, तो दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास सिविल लॉ 2, इसके भी हमारे पास जो है 50 क्वेश्चंस होंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि हु इज नॉट अ क्लास 1 हियर हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर। तो फॉलोइंग में से कौन सा जो है वो क्लास 1 हियर में नहीं आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट में। फर्स्ट है मदर, फिर है फादर, सी आ गया सन, डी आ गया वाइफ। करेक्ट आंसर है फादर हमारे पास, क्योंकि फादर जो है हमारे पास वो क्लास 2 हियर है, तो ये क्लास 1 हियर नहीं होगा। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, कोपासनरी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है या किससे जाना जाता है। फर्स्ट आ गया जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, बी आ गया सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, सी आ गया सेपरेट प्रॉपर्टी, डी आ गया नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। कोपासनरी प्रॉपर्टी को हम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी से भी जानते हैं। क्वेश्चन 3 आ गया हमारे पास कि जो अलाइनेशन है प्रॉपर्टी का बिना हाई कोर्ट की परमिशन के, वो वैलिड होगा, वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा या इलीगल होगा। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो होगा ए, दैट इज वैलिड, कि जो अलाइनेशन है प्रॉपर्टी का बिना हाई कोर्ट की परमिशन के वो जो है वैलिड होगा। क्वेश्चन 4 आ गया इसमें हमारे पास कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब इनेक्ट किया गया था। ऑप्शन ए है 1950, बी है 1938, सी है 1945 या डी है 1872। इसका आंसर है हमारे पास 1872। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो बहुत पहले इनेक्ट हुआ था, इसलिए मोस्टली जो स्टैंडर्ड केसेस होते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो हमारे पास इंग्लिश लॉ से ही आए हैं। 5th आ गया इसमें हमारे पास कि जो ए है वो एंटर करता है एक कॉन्ट्रैक्ट में बी के साथ बाय करने के लिए उसका कलर टीवी, प्रोवाइडेड की ऑब्टेन करे बैंक लोन। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है या नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी नहीं है। इसमें आ गया हमारे पास कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो होती हैं जिसके साथ एक जो है कंडीशन जो है अटैच होती है। तो इसमें क्या है हमारे पास, ए ने एंटर किया एक कॉन्ट्रैक्ट में बी के साथ कि वो उसका कलर टीवी बाय करेगा, प्रोवाइडेड मतलब यहाँ पे कंडीशन लगा दी गई है कि वो ऑब्टेन कर पाए बैंक लोन। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर आ गया इसमें 6th हमारे पास, दैट इज मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। ये केस रिलेटेड है किससे। ऑप्शन ए है पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी से, बी है डिवोर्स से, तीसरा आ गया माइनर के कॉन्ट्रैक्ट से, या डी आ गया नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें हमारे पास माइनर के कॉन्ट्रैक्ट से। बहुत ही फेमस केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, ये एक केस रिलेटेड है माइनर के कॉन्ट्रैक्ट से। क्वेश्चन 7th है, कंसेंट जो है बोला जाता है कि वो फ्री होगा अगर वो कॉज नहीं किया गया है बाय। पहला है कोर्जन हमारे पास, दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस, थर्ड ऑप्शन है फ्रॉड, डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी हमारे पास, ऑल ऑफ दीज। कंसेंट को बोला जाएगा वो फ्री है अगर वो कॉज नहीं किया गया है कोर्जन के द्वारा, अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा, फ्रॉड के द्वारा, तो सारे के सारे जो हैं सही हैं। क्वेश्चन 8 आ गया कि सेक्शन 6 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें जो प्रपोजल है वो रिवोक किया जा सकता है। फर्स्ट आ गया कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस से रेवोकेशन की, प्रपोजर के द्वारा दूसरी पार्टी को। बी आ गया लैप्स हो जाता है जो टाइम फिक्स्ड है प्रपोजल में उसकी एक्सेप्टेंस के लिए। सी आ गया डेथ हो जाती है या इंसेनिटी हो जाती है प्रपोजर की। डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। सारे सही हैं, करेक्ट आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। तो सेक्शन 6 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें जो प्रपोजल है वो रिवोक माना जाता है अगर जो है नोटिस दे दिया गया है रेवोकेशन का। दूसरा आ गया लैप्स हो जाता है जो टाइम फिक्स्ड है प्रपोजल का एक्सेप्टेंस के लिए। डेथ या इंसेनिटी हो जाती है प्रपोजर की। क्वेश्चन 9 जो है इसमें हमारे पास वो आ गया कि जब कम्युनिकेशन है प्रपोजल का वो कंप्लीट है। इसमें आ गया ए हमारे पास कि जब कम्युनिकेशन है प्रपोजल का वो पोस्ट किया जाता है। बी आ गया जब प्रपोजल जो है वो लिखा जाता है। सी आ गया जब नॉलेज में आता है उस पर्सन की जिसको दिया गया है
डी आ गया नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी हमारे पास। तो जो कम्युनिकेशन है प्रपोजल का वो कंप्लीट होता है जब वो नॉलेज में आता है उस पर्सन की जिसको दिया गया है। क्वेश्चन 10 आ गया इसमें हमारे पास कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर जो कंडोनेशन है वो अप्लाई होता है मैट्रिमोनियल ऑफेंस। कौन से ऑफेंस को? पहला आ गया अडल्ट्री, दूसरा है हमारे पास क्रुएलिटी, सी आ गया डिजर्शन, डी आ गया बोथ ए एंड बी। आंसर है हमारे पास बोथ ए एंड बी। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो कंडोनेशन है वो अप्लाई होता है फॉलोइंग ऑफेंस को। पहला है अडल्ट्री में भी अगर आप कंडोन कर देते हो, माफ़ कर देते हो अपने पार्टनर को, तो वो जो है माना जाएगा। फिर आगे क्रुएलिटी में भी आप कंडोन कर देते हो तो वो एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन 11 आ गया हमारे पास कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उब्र मिए फिडी का, उसका मतलब क्या है? पहला आ गया एक कॉन्ट्रैक्ट गुडविल का, बी आ गया एक कॉन्ट्रैक्ट जो गारंटी किया जाता है श्योरिटी के द्वारा, सी आ गया कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट फेथ का, डी आ गया इनमें से कोई नहीं। आंसर आ गया इसमें हमारे पास एक जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है उबर मिए फिडी का, उसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट गुड एब्सोल्यूट फेथ का। क्वेश्चन 12 आ गया इसमें हमारे पास रेंडर करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड मिस्टेक के ग्राउंड पे। जो मिस्टेक है वो क्या होनी चाहिए? पहला आ गया लॉ की मिस्टेक होनी चाहिए, दूसरा आ गया मिक्स्ड फैक्ट और लॉ की, तीसरा आ गया फैक्ट की और लॉ की नहीं, डी आ गया नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है सी हमारे पास कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करने के लिए मिस्टेक के ग्राउंड पे जो मिस्टेक है वो फैक्ट की मिस्टेक होनी चाहिए, लॉ की मिस्टेक जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो इग्नोरेंस जो है लॉ का वो कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। क्वेश्चन 13 आ गया हमारे पास कि जो टर्म है हमारे पास कंसेंसस एड इडम, उसका क्या मतलब है? पहला आ गया फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा आ गया मीटिंग ऑफ माइंड टुगेदर, एक साथ ही दोनों माइंड्स की मीटिंग, फिर आ गया रीच करना अग्रीमेंट पे, डी आ गया जनरल कंसेंसस। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास मीटिंग ऑफ माइंड टुगेदर की जो टर्म है कंसेंसस एड इडम, उसका मतलब है कि जो दो पार्टीज हैं उनका माइंड जो है एक चीज पे मीट करना, अग्रीमेंट होना। तो मीटिंग ऑफ माइंड टुगेदर। क्वेश्चन 14 आ गया हमारे पास कि पी जो है वो एक एडवोकेट है जो इंगेज किया गया है क्यू के द्वारा एक फीस जो है 2000 रुपीज़ की आर्ग्यू करने के लिए उसकी अपील हाई कोर्ट में। जब डे होता है हियरिंग का तो जो क्यू है वो अग्री करता है कि वो उसको पे करेगा एडिशनल सम 10,000 रुपीज़ का अगर वो आर्ग्यू करता है उसके केस को अच्छे से। ए आ गया जो कॉन्ट्रैक्ट है पी और क्यू के बीच में वो वैलिड है। बी आ गया जो अग्रीमेंट है वो वॉइड है एज वो अगेंस्ट है पब्लिक पॉलिसी के। सी आ गया अगर पी जो है आर्ग्यू करता है केस को अच्छे तरीके से इररिस्पेक्टिव ऑफ केस तो वो एंटाइटल्ड होगा उस अमाउंट के। डी आ गया नन ऑफ दिस। इसका आंसर है हमारे पास सी हमारे पास। तो इसमें जो पी है अगर वो आर्ग्यू करता है केस को अच्छे तरीके से इररिस्पेक्टिव जो है केस वो एंटाइटल्ड होगा अमाउंट को, कि वो जो है एंटाइटल्ड होगा अमाउंट को। एक सेकेंड हम इसमें देखते हैं, आई थिंक इसका आंसर हमारे पास गलत है। अगर पी एक एडवोकेट है जो इंगेज किया गया है 2000 रुपीज़ में वो कि वो आर्ग्यू करेगा हाई कोर्ट में, तो अगर क्यू ने बाद में अग्री किया एडिशनल सम देगा 10,000 का अगर वो अच्छे से आर्ग्यू करता है। और अगर पी जो है वो आर्ग्यू करता है केस को अच्छे से इररिस्पेक्टिव ऑफ केस वो इज एंटाइटल टू द अमाउंट, नहीं वो यहाँ पे जो है वो एंटाइटल नहीं होगा अमाउंट के। रीज़न बीइंग कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे पास और आपके पास पहले से ही एक ऑब्लिगेशन होता है। फॉर इंस्टेंस जब एडवोकेट होते हैं उसकी प्रैक्टिस में अगर आपने वकालतनामा साइन कर लिया है और आप जो है केस को आगे प्रोसीड कर रहे हो और आपकी जो है सेड फीस आपको मिल गई है जितनी भी यहाँ पे थी 2000 रुपीज़, उसके बाद में कोई अगर आपको एडिशनल डिमांड करता है कि आप ये काम कर देंगे तो हम उसको और देंगे, तो वो जो है नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब उसको फीस दी गई थी 2000 रुपीज़ तभी वो ऑब्लाइज था कि वो केस को अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे अगर वो जो है केस को अच्छे से आर्ग्यू करता है तो वो जो है इररिस्पेक्टिव कि क्या अग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में वो एंटाइटल्ड नहीं होगा अमाउंट का, क्योंकि उसको जो है उसकी फ़ीस ऑलरेडी मिल चुकी है और वो ऑब्लाइज्ड है। क्वेश्चन 15 आ गया इसमें हमारे पास। ए जो है एक होलसेल डीलर है राइस का, वो एंटर करता है एक अग्रीमेंट में बी के साथ कि वो सेल नहीं करेगा राइस को एक रेडियस जो है 1 माइल जो है उसका गोडाउन का उसके बाहर। जो अग्रीमेंट है वो वैलिड है, अग्रीमेंट वॉइड है, अग्रीमेंट इनवैलिड है, इनमें से कुछ भी नहीं।
आंसर हो गया हमारे पास अग्रीमेंट इज वैलिड। तो यहाँ पे जो है एक होलसेल डीलर है राइस का, वो एंटर करता है अग्रीमेंट में बी के साथ कि वो सेल नहीं करेगा बियॉन्ड एक रेडियस 1 माइल के। यहाँ पे हमारे पास जो है रिस्ट्रेंट इन ट्रेड वाला आता है, तो जो पार्शियल रिस्ट्रेंट होता है ताकि उसके बिजनेस को अफेक्ट ना करे, ये जो अग्रीमेंट्स हैं ये वैलिड होते हैं। फिर आ गया 16 हमारे पास, दैट इज एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ऑडिटर एक्शन। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेंजर जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो सू नहीं कर सकता है। बी आ गया अग्रीमेंट जो है बिना कंसिडरेशन के वो वॉइड है। सी आ गया अग्रीमेंट जो बेस्ड है नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे। डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। आंसर है हमारे पास बी। तो जो एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ऑडिटर एक्शन का मतलब है एक अग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के वो वॉइड होगा। क्वेश्चन 17 आ गया इसमें हमारे पास कि जो ए है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है पे करने के लिए बी को एक सर्टेन सम ऑफ मनी, जब बी जो है अगर वो शादी करेगा सी से। सी जो है उसकी डेथ हो जाती है बिना मैरी किए बी से। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल नहीं है, वैलिड होगा कॉन्ट्रैक्ट और इन्फोर्सिएबल होगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इनवैलिड है, इनमें से कुछ भी नहीं। इसमें आ गया ए हमारे पास कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सिएबल नहीं होगा। तो अगर ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी को कि सर्टेन सम ऑफ मनी का, अगर वो बी जो है वो शादी करता है डी से, जब डी की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉट इन्फोर्सिएबल होगा। क्वेश्चन 18 आ गया इसमें हमारे पास कि ए बी और सी जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं पे करने के लिए डी को एक सम ऑफ ₹3000 कि उसको 3000 रुपीज़ देंगे। ए और बी जो है वो अनट्रेसेबल हो जाते हैं, तो सी लाइबल होगा पे करने के लिए। ऑप्शन है हमारे पास सी लाइबल होगा पे करने के लिए डी को फुल में, सी लाइबल होगा पे करने के लिए डी को पार्ट में, लाइबिलिटी जो है वो सी की वो अराइज नहीं होती है, डी आ गया इनमें से कुछ भी नहीं। आंसर हो गया हमारे पास कि सी जो है वो लाइबल होगा डी को फुल पेमेंट के लिए। अगेन फैक्ट्स देख लेते हैं। ए बी और सी जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं कि वो पे करेंगे डी को 3000 रुपीज़। ए और बी अनट्रेसेबल हो जाते हैं, तो सी की क्या लाइबिलिटी है? सी जो है वो पे करेगा डी को फुल अमाउंट। क्वेश्चन 19 आ गया इसमें हमारे पास कौन डिमांड कर सकता है परफॉर्मेंस प्रॉमिस की? ए आ गया प्रॉमिसी प्रॉमिसी, बी आ गया प्रॉमिसर, सी आ गया स्ट्रेंजर, डी आ गया ऑल ऑफ दीज। इसमें आ गया हमारे पास ऑप्शन ए। तो कौन डिमांड कर सकता है प्रॉमिस की परफॉर्मेंस? प्रॉमिसी जो है वो डिमांड कर सकता है। क्वेश्चन 20 आ गया इसमें हमारे पास एक नोटिस जो है न्यूज़पेपर में इनवाइट करने के लिए टेंडर, वो क्या है? पहला है एक प्रपोजल है, दूसरा है एक इनविटेशन है प्रपोजल का, तीसरा है एक प्रॉमिस है, डी है इनविटेशन है नेगोशिएशन का। आंसर आ गया इसमें हमारे पास वो इनविटेशन है प्रपोजल का। तो जो नोटिस है न्यूज़पेपर में इनवाइट जो करता है टेंडर्स, वो एक इनविटेशन है प्रपोजल का। फिर आ गया क्वेश्चन 21 कि स्पेस सक्सेशनिस्ट क्या है, इसका मतलब क्या है? ए आ गया चांसेस ऑफ सक्सीड करने के हेरिडिटरी प्रॉपर्टी को, बी आ गया चांसेस सक्सीड करने के लिए प्रॉपर्टी जो है किसी दूसरे पर्सन की, सी आ गया बोथ ए एंड बी, एंड डी आ गया नन ऑफ दीज। इसमें आ गया हमारे पास ऑप्शन सी। तो जो स्पेस सक्सीशनिस्ट का मतलब है कि चांस है सक्सीड करने के लिए हेरिडिटरी प्रॉपर्टी किसी की, बी आ गया चांस है सक्सीड करने के लिए किसी दूसरे की प्रॉपर्टी। तो दोनों ही ऑप्शंस जो हैं वो ठीक हैं। क्वेश्चन 22 आ गया इसमें हमारे पास कि जो रूल है अगेंस्ट परपेचुटी वो क्या है? पहला आ गया जो रूल है अगेंस्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरा आ गया रूल फेवर करने के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सी आ गया जो रूल है फिक्स करने के लिए जो मैक्सिमम पीरियड है टाइम का जो वेस्ट किया गया है प्रॉपर्टी में वो पोस्टपोन किया जा सकता है, डी आ गया ये सब इंक्लूड करता है। आंसर होगा इसमें सी हमारे पास कि जो रूल है अगेंस्ट परपेचुटी वो एक रूल है जो फिक्स करता है मैक्सिमम पीरियड जो है टाइम का जिसके लिए जो वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी के लिए वो पोस्टपोन किया जा सकता है। क्वेश्चन 23 जो है इसमें हमारे पास ये आ गया कि ए जो है एक सेटलमेंट डीड के थ्रू ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी पी को जिंदगी भर के लिए देन टू एस। तो यहाँ पे लाइफ इंटरेस्ट है और उसके बाद जो है एस पे जाएगी प्रॉपर्टी। एस जो है उसकी डेथ हो जाती है पी से पहले। तो इसमें जब डेथ होती है पी की तो जो हियर है एस का वो क्लेम करता है प्रॉपर्टी। तो क्या ये क्लेम वैलिड है? ए आ गया हमारे पास वैलिड है सिंस एस का इंटरेस्ट जो है वो हेरिटेबल इंटरेस्ट है। दूसरा आ गया इनवैलिड है क्योंकि जो एस का इंटरेस्ट है वो कंटिंजेंट है। सी आ गया इनवैलिड है क्योंकि जो सेटलमेंट डीड है वो वेग है। डी आ गया इनमें से कुछ भी नहीं। आंसर होगा इसमें हमारे पास वैलिड क्योंकि जो एस का इंटरेस्ट है वो हेरिटेबल है।
तो जहाँ पे लाइफ इंटरेस्ट होता है और उसके बाद जो है जो एक्चुअल बेनिफिशियरी होता है उस प्रॉपर्टी का, यहाँ पे जो राइट होता है ये हेरिटेबल राइट होता है और इसका राइट जो है वो हेरिटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 24। इसमें आ गया नेमो डेट क्वाड नोन हैबिट दैट इज नो मैन कैन ट्रांसफर एक बेटर टाइटल, जो उसके पास है उससे ज़्यादा बेटर टाइटल वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ये एक इस्टेब्लिश प्रिंसिपल है किसका? पहला आ गया रूल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का, दूसरा आ गया इसमें हमारे पास रूल जो है लॉ ऑफ टोर्ट्स का, तीसरा आ गया रूल ऑफ लॉ ऑफ क्राइम का, डी आ गया रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आंसर है हमारे पास एक, ये जो रूल है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का, तो ये जो मैक्सिम है हमारे पास नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, ये इसका मीनिंग भी पूछा जाता है। दैट इज़ कोई भी मैन जो है कन्फर नहीं कर सकता एक बेटर टाइटल जो उसके पास है उससे ज़्यादा। ये एक इस्टेब्लिश प्रिंसिपल है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के रूल्स का। फिर आ गया क्वेश्चन 25 हमारे पास कि जो डॉक्ट्राइन है लिस पेंडिस की वो एप्लीकेबल है। पहला आ गया ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग, दूसरा आ गया आफ्टर फाइलिंग द सूट, तीसरा आ गया डिस्पोजल ऑफ सूट के बाद, फिर आ गया फाइलिंग ऑफ सूट से पहले। आंसर आ गया इसमें हमारे पास ए, दैट इज पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग के दौरान। जो डॉक्ट्राइन है लिस पेंडेंस की वो एप्लीकेबल है जब पेंडेंसी होती है प्रोसीडिंग की। क्वेश्चन 26 आ गया हमारे पास कि जो डॉक्ट्राइन है सैब्रोगेशन की वो इनेबल करती है। पहला आ गया थर्ड पर्सन स्टैंड करने के लिए इन शूज़ ऑफ क्रेडिटर कि वो क्रेडिटर के शूज़ में चला जाएगा, दूसरा आ गया क्रेडिटर सू करने के लिए डेटर को, तीसरा आ गया डेटर पोस्टपोन करने के लिए जो है पेमेंट को, डी आ गया इंक्लूड करता है सब कुछ। आंसर है इसमें ए हमारे पास कि जो डॉक्ट्राइन है सैब्रोगेशन की वो इनेबल करती है कि जो थर्ड पर्सन है वो स्टैंड करेगा क्रेडिटर के शूज़ में, मतलब वो क्रेडिटर की जगह ले लेगा। क्वेश्चन 27 आ गया इसमें हमारे पास कि जो ट्रांसफ़र है राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का कुछ टाइम के लिए कंसिडरेशन के लिए जो प्राइस पेड है या प्रॉमिस किया गया है पे करने के लिए उसको क्या बोलते हैं? पहला है मोर्टगेज, दूसरा है लीज, तीसरा है सेल, फोर्थ आ गया नन ऑफ दीज। आंसर है इसमें हमारे पास बी ऑप्शन दैट इज लीज कि जो ट्रांसफ़र है राइट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का कि एंजॉयमेंट का राइट जाता है कुछ टाइम के लिए, जो प्राइस पे किया जाता है उसके कंसिडरेशन में या फिर प्रॉमिस किया जाता है कि पे किया जाएगा उसको जो है हम लीज बोलते हैं। क्वेश्चन 28 आ गया इसमें हमारे पास दो पर्सन जो म्यूचुअली ट्रांसफ़र करते हैं ओनरशिप किसी एक चीज़ की दूसरी चीज़ की ओनरशिप के लिए नो कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन नहीं होता, लेकिन एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ के बदले में दी जाती है, तो इस ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे? फर्स्ट आ गया गिफ्ट, बी आ गया हमारे पास एक्सचेंज, सी आ गया सेल, डी आ गया लीज। इसका आंसर है हमारे पास एक्सचेंज। तो जैसे एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ की एक्सचेंज में दी जाती है, कोई भी मनी पे नहीं की जाती, यही कंसिडरेशन है, तो इसको एक्सचेंज बोलते हैं। और वहीं जहाँ पे एक चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है मनी इन कंसिडरेशन, तो इसको जो है हम सेल बोलते हैं। क्वेश्चन 29 आ गया कि एक्शनेबल क्लेम जो है वो क्या है? पहला आ गया शेयर है कंपनी में, दूसरा आ गया क्लेम है कॉपीराइट का, तीसरा आ गया मोर्टगेज डेड है या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। आंसर आ गया शेयर एक कंपनी में, तो एक्शनेबल क्लेम्स जो हैं वो शेयर होते हैं एक कंपनी में। क्वेश्चन 30 आ गया हमारे पास कि जो ट्रांसफ़र है प्रॉपर्टी का उसका क्या मतलब है? पहला आ गया ट्रांसफ़र बिटवीन लिविंग बींग्स, तो लिविंग बींग्स के बीच में ट्रांसफ़र, दूसरा आ गया लिविंग बींग और ट्रस्ट के बीच में ट्रांसफ़र, सी आ गया ट्रांसफ़र लीगल पर्सन्स के बीच में, डी आ गया इन सबको इंक्लूड करता है। इसमें आ गया डी हमारे पास इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। तो जो ट्रांसफ़र है प्रॉपर्टी का उसका मतलब है कोई भी ट्रांसफ़र दो लिविंग बींग्स के बीच में, एक पर्सन और एक ट्रस्ट के बीच में, फिर आ गया दो लीगल पर्सन्स, दैट इज़ जैसे कंपनी होती है, कंपनी टू कंपनी अगर ट्रांसफ़र होती है प्रॉपर्टी तो वो भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी माना जाएगा। 31 आ गया इसमें हमारे पास कि लिमिटेशन एक्ट जो है वो फोर्स में आया था कब? फर्स्ट ऑप्शन है 1964, सेकेंड है 1963, थर्ड है 1965, डी है 1967। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 1964। लिमिटेशन एक्ट जो है वो फोर्स में आया था 1964 में। क्वेश्चन 32 आ गया इसमें हमारे पास कि जो बार है लिमिटेशन एक्ट का वो अप्लाई करता है। फर्स्ट आ गया अपील पे, बी आ गया सूट पे, सी आ गया एप्लीकेशन पे, डी आ गया ऑल ऑफ दीज सब पे। आंसर आ गया इसमें हमारे पास डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। तो जो बार है लिमिटेशन एक्ट का वो अप्लाई करता है अपील पे, सूट पे, एप्लीकेशन पे, तीनों पे।
क्वेश्चन 33 आ गया इसमें हमारे पास कि जब कंप्यूट करते हैं जो पीरियड है लिमिटेशन का एक अपील के लिए, तो वो जो है जो डे है जजमेंट प्रोनाउंस की गई है वो इंक्लूड होगा। बी आ गया जो डे है जिस पे जो जजमेंट है वो प्रोनाउंस की गई है वो एक्सक्लूड होगा। थर्ड आ गया डे जिस पे जो जजमेंट प्रोनाउंस की गई है और जो टाइम रिक्विजिट है ऑब्टेन करने के लिए कॉपी जो है डिक्री की वो एक्सक्लूड किया जाएगा। डी आ गया जो टाइम लिया गया है प्रिपेयर करने के लिए डिक्री को वो इंक्लूड किया जाएगा। आंसर आ गया इसमें थर्ड हमारे पास कि जब हम कंप्यूट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं जो पीरियड है लिमिटेशन का एक अपील के लिए, तो वो दिन जिसमें जजमेंट प्रोनाउंस की गई है और वो टाइम जो रिक्वायर हुआ है ऑब्टेन करने के लिए जो कॉपी है डिक्री की वो सब जो है एक्सक्लूड किया जाएगा। क्वेश्चन 34 आ गया इसमें हमारे पास कि जो इफेक्ट है डेथ की ऑन या फिर बिफोर जो है अक्रूल ऑफ राइट टू सू वो क्या करता है, वो सीज कर देता है राइट जो है सू करने का। बी आ गया एक्सटेंड कर देता है राइट सू करने का। तीसरा आ गया इनेबल करता है कोर्ट को कि वो डिसमिस कर देगा सूट को। डी आ गया नन ऑफ दीज। आंसर है इसमें हमारे पास एक्सटेंड करता है राइट सू करने का। तो जो इफेक्ट है डेथ का ऑन उस दिन पे या फिर बिफोर उससे पहले जब अक्रू करता है राइट टू सू तो वो एक्सटेंड कर देता है राइट टू सू को। क्वेश्चन 35 आ गया इसमें हमारे पास कि आफ्टर सूट इंस्टीट्यूट हो जाती है एक नया डिफेंडेंट जो है वो सब्स्टिट्यूट होता है, तो जो सूट है वो डीम्ड मानी जाएगा कि वो इंस्टीट्यूट हुई है उसके रिगार्डिंग। ए आ गया जब उसको पार्टी बनाया गया है। बी आ गया जब सूट इंस्टीट्यूट की गई है। सी आ गया फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन वो रैकन होगा वो स्टार्ट होगा उसी टाइम से। डी आ गया इनमें से कोई नहीं। इसमें आ गया ए हमारे पास। तो जब सूट इंस्टीट्यूट हो गई है और उसकी जो है प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, यहाँ पे एक नया जो डिफेंडेंट है प्रोसीडिंग्स के बीच में उसको जो है ऐड किया जाता है, तो जो वो डीम्ड मानी जाएगी सूट उसके अगेंस्ट उस दिन जब उसको जो है उस दिन से जब से उसको जो है पार्टी बनाया गया है। क्वेश्चन 36 आ गया इसमें हमारे पास कि जो पीरियड है लिमिटेशन का मनी को रिकवर करने के लिए वो है हमारे पास 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स या 6 ईयर्स। आंसर आ गया इसमें हमारे पास 3 ईयर्स। तो जो लिमिटेशन पीरियड है मनी को रिकवर करने के लिए वो हमारे पास 3 साल है। क्वेश्चन 37 आ गया कि जो पीरियड है लिमिटेशन का रिकवर करने के लिए पोजेशन एक टेनेंट से वो कब बिगिन करता है। पहला आ गया जब टर्म जो है टेनेंसी के वो एक्सपायर हो जाती है। दूसरा आ गया जब नोटिस जो है टर्मिनेशन का वो इशू होता है। तीसरा आ गया जब टेनेंसी बनाई जाती है। फोर्थ आ गया इनमें से कुछ भी नहीं। आंसर है हमारे पास टर्म जो है टेनेंसी वो एक्सपायर हो जाती है। तो पीरियड जो है लिमिटेशन का रिकवर करने के लिए पोजेशन टेनेंट से वो बिगिन होता है जब जो टर्म है टेनेंसी की वो एक्सपायर हो जाती है। क्वेश्चन 38 आ गया इसमें हमारे पास कि जो ग्राउंड है कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए वो क्या है इनमें से। पहला आ गया पॉवर्टी, दूसरा आ गया सिकनेस, तीसरा आ गया इलिटरेसी, डी आ गया ऑल ऑफ दीज। आंसर है इसमें हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो जो ग्राउंड है कंडोन करने के लिए अगर डिले हो गया है फाइल करने में सूट तो पॉवर्टी, सिकनेस, इलिटरेसी ये तीनों जो है वो इंक्लूडेड है। 39 आ गया लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करता है। पहला आ गया सिर्फ सिविल सूट्स में, बी आ गया क्रिमिनल केसेस में, सी आ गया बोथ क्रिमिनल और सिविल केसेस में, डी आ गया सिविल, क्रिमिनल और सर्विस मैटर्स में। आंसर है इसमें हमारे पास ओनली सिविल सूट्स। तो लिमिटेशन एक्ट जो है वो सिर्फ अप्लाई होता है सिविल सूट्स पे। क्वेश्चन 40 आ गया इसमें हमारे पास कि जो ग्राउंड्स हैं लीगल डिसेबिलिटी के वो हैं हमारे पास। पहला आ गया माइनॉरिटी, दूसरा है इंसेनिटी, तीसरा है इडियोसी, डी ऑल ऑफ दीज। आंसर आ गया इसमें हमारे पास ऊपर दिए गए। तो जो ग्राउंड्स हैं लीगल डिसेबिलिटी के वो हैं माइनॉरिटी, इंसेनिटी, इडियोसी। क्वेश्चन 41 आ गया इसमें हमारे पास इनमें से कौन सा फॉलोइंग जो है वो एक प्री रिक्विजिट नहीं है एक वैलिड मैरिज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर 1956 के अंदर। पहला आ गया दोनों पार्टी साउंड माइंड की होनी चाहिए। जो एज है ब्राइड ग्रूम की वो 21 होनी चाहिए। दोनों में से एक पार्टी हिंदू होनी चाहिए। फिर डी आ गया पार्टीज जो हैं वो डिग्री जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की उसमें नहीं होनी चाहिए। आंसर आ गया इसमें हमारे पास कि जो एज है ब्राइड ग्रूम की वो 21 होनी चाहिए। तो इसमें है कि इनमें से कौन सा जो है वो एक प्री रिक्विजिट नहीं है एक वैलिड मैरिज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1956 के अंदर। इसमें जो है ऑप्शन सी आएगा आपके पास।
कि ईदर ऑफ द पार्टी मस्ट बी हिंदू, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में जो है दोनों पार्टीज हिंदू होनी चाहिए, ना कि एक पार्टी। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत होगा जो बुक में दिया गया है। इसका ऑप्शन जो है वो सी होगा कि दोनों पार्टीज हिंदू होनी चाहिए। 42 आ गया इसमें हमारे पास टी सरिता वर्सेस वेंकट सुब्बिया, वो एक केस है जो रिलेट करता है। इसमें आ गया पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी से, दूसरा आ गया कंजुगल राइट से, तीसरा आ गया इनहेरिटेंस से, डी आ गया नन ऑफ दीज। आंसर है इसमें हमारे पास कंजुगल राइट्स। तो जो टी सरिता वर्सेस वेंकट सुब्बैया का केस है वो रिलेट करता है कंजुगल राइट्स से। क्वेश्चन 43 आ गया, इनमें से फॉलोइंग जो है वो सोर्स नहीं है। इनमें से जो फॉलोइंग है वो सोर्स नहीं है हिंदू जो है मॉडर्न हिंदू लॉ का। फर्स्ट आ गया इसमें हमारे पास प्रेसिडेंट, दूसरा आ गया इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, तीसरा आ गया लेजिस्लेशन, फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास कस्टम। तो जो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास वो होगा कस्टम, क्योंकि कस्टम जो है हमारे पास वो एक ट्रेडिशनल सोर्स है, वो जो है मॉडर्न हिंदू का जो है मॉडर्न हिंदू लॉ का जो है वो सोर्स नहीं है। क्वेश्चन 44 आ गया इसमें हमारे पास कि जो इंटरिम मेंटेनेंस है वो क्लेम किया जाता है हस्बैंड या वाइफ के द्वारा जब पेंडेंसी होती है मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स की, उसको क्या बोलते हैं। पहला आ गया मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट, दूसरा आ गया एलिमनी पेंडेंटे लाइट, तीसरा आ गया रिसीविंग्स, डी आ गया नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर है वो ए है हमारे पास कि जो इंटरिम मेंटेनेंस है जो क्लेम किया जाता है हस्बैंड या वाइफ के द्वारा जब पेंडेंसी होती है मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स की, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट। क्वेश्चन 45 आ गया इसमें हमारे पास, इनमें से कौन सा जो है वो एक प्री रिक्विजिट है, फॉलोइंग प्री रिक्विजिट जो है वो एक ग्राउंड नहीं है जुडिशियल सेपरेशन का मैरिज में। पहला आ गया क्रुएलिटी, दूसरा आ गया बाइगेमी, तीसरा है सफरिंग फ्रॉम बनरल डिजीज, डी आ गया डिमांड ऑफ डॉरी। आंसर आ गया इसमें डी हमारे पास। तो इनमें से जो है डिमांड ऑफ डाउरी जो है वो एक ग्राउंड नहीं है जुडिशियल सेपरेशन के लिए। क्वेश्चन 46 आ गया इसमें हमारे पास कि एक हिंदू वाइफ जो है वो इंटाइटल्ड नहीं है सेपरेट रेजिडेंस के लिए या मेंटेनेंस के लिए अगर पहला आ गया वो अनचेस्ट हो जाती है, दूसरा आ गया सीज हो जाती है हिंदू बाय कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट कर लेती है, तीसरा आ गया अगर वो सेपरेटली रह रही है अपनी मर्जी से, डी आ गया ऑल ऑफ दीज। आंसर आ गया इसमें हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो हिंदू वाइफ जो है वो इंटाइटल्ड नहीं होगी, यहाँ पे नॉट हाईलाइट कर लेते हैं, नहीं होगी सेपरेट रेजिडेंस के लिए और मेंटेनेंस के लिए अगर वो अनचेस्ट है मतलब किसी और के साथ उसका अफेयर है, हिंदू नहीं रहती है कन्वर्ट कर लेती है, हस्बैंड से अलग रह रही है अपनी मर्जी से। तो इनमें से जो है सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। क्वेश्चन 47 आ गया इसमें हमारे पास, कौन सा सेक्शन जो है हिंदू मैरिज एक्ट का डील करता है एलिमनी से। फर्स्ट आ गया सेक्शन 24, बी आ गया सेक्शन 21, सी आ गया 26, डी आ गया 36। आंसर जो है इसमें हमारे पास 24। तो 24 और 25 जो है वो मेंटेनेंस की बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, 24 जो है वो डील करता है एलिमनी से। क्वेश्चन 48 आ गया इसमें हमारे पास कि एप्लीकेशन जो है मेंटेनेंस का वो दिया जाता है, पहला आ गया ट्रायल कोर्ट को, दूसरा आ गया अपेलेट कोर्ट को, तीसरा आ गया हाई कोर्ट को, डी आ गया सुप्रीम कोर्ट को। आंसर आ गया इसमें हमारे पास ए कि जो एप्लीकेशन है मेंटेनेंस का वो दिया जाता है ट्रायल कोर्ट को। क्वेश्चन 49 आ गया इसमें हमारे पास कि एक डिग्री जो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की अंडर इंडियन डिवोर्स एक्ट वो पास की जाती है, यहाँ पर डिग्री नहीं आई गेस डिक्री होगा। तो जो डिक्री है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की इंडियन डिवोर्स एक्ट के अंदर वो पास की जाती है डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा, वो रिक्वायर करती है किसका कंफर्मेशन, फैमिली कोर्ट का कंफर्मेशन या मजिस्ट्रेट कोर्ट का, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का। आंसर आ गया इसमें हमारे पास हाई कोर्ट का। तो जो डिक्री है हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की दैट इज डिवोर्स की अंडर इंडियन डिवोर्स एक्ट जो पास की जाती है डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा, उसका कंफर्मेशन होना चाहिए हाई कोर्ट से। क्वेश्चन 50 आ गया इसमें हमारे पास कि सेक्शन 22 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का वो प्रोवाइड करता है किसके लिए, बार जो है मैट्रिमोनियल रिलीफ के, बी आ गया इन कैमरा प्रोसीडिंग, सी आ गया रूल जो है फेयर ट्रायल का, डी आ गया ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आ गया बी हमारे पास कि सेक्शन 22 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का वो प्रोवाइड करता है इन कैमरा प्रोसीडिंग्स। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स में क्या होता है, जो दोनों पार्टीज होती हैं उनके लॉयर्स या उनके जो है रिलेटिव्स को वहाँ पे रखा जाता है और जितने भी जो बाहर के
अदर लॉयर्स हैं, या फिर आपके पास बहुत बार जो है एडवोकेट्स को भी बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं पार्टीज़ को। तो जितनी भी एडिशनल पार्टीज़ होती हैं या रिक्वायर्ड नहीं होती हैं पर्सन्स वहाँ होने से, तो उन सबको बाहर कर दिया जाता है और सिर्फ पार्टीज़ के साथ जो है वो जज जो है वो अपनी बात रखता है या उनकी बात जो है खुल के सुनता है। फिर आ गया इसमें हमारे पास क्रिमिनल लॉ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्रिमिनल लॉ का, वो है कि जो ऑफेंस है सेक्शन 138 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, वो ट्राई किया जाना चाहिए। फर्स्ट आ गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा। फिर आ गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है सेकंड क्लास का, उसके द्वारा। तीसरा आ गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। डी आ गया स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। करेक्ट आंसर ए है हमारे पास। तो जो ऑफेंस है 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, वो ट्राई किया जाना चाहिए JMIC, दैट इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा। ये जो है हमारे पास चेक बाउंस का केस होता है, और अगर आप प्रैक्टिस में हैं या लिटिगेशन में हैं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से ये वाला सेक्शन या चेक बाउंस के केसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन 2 आ गया इसमें हमारे पास, कौन इंटाइटल्ड है कंप्लेन देने के लिए, कॉग्निजेंस लेने के लिए किसी भी ऑफेंस का 138 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का। पहला आ गया एक पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन, वो कंप्लेन दे सकता है। जो ड्रॉई बैंक है वो, या फिर सिर्फ होल्डर जो है चेक का, या फिर ऑल ऑफ दीज। आंसर आ गया इसमें हमारे पास सी, कि जो होल्डर है चेक का सिर्फ वही कंप्लेन दे सकता है कि जो चेक है वो बाउंस हुआ है 138 के अंडर। क्वेश्चन 3 आ गया इसमें हमारे पास, कि जो कंप्लेंट है कॉग्निजेंस लेने के लिए ऑफेंस की अंडर 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 वो दी जानी चाहिए। जो पहला आ गया 15 दिन के अंदर अंदर कॉज ऑफ एक्शन से। फिर आ गया 1 महीने के अंदर अंदर कॉज ऑफ एक्शन से। फिर आ गया 3 महीने के अंदर अंदर कॉज ऑफ एक्शन से। डी आ गया 6 महीने के अंदर अंदर कॉज ऑफ एक्शन से। इसमें आ गया बी हमारे पास, दैट इज 1 महीने। तो जो कंप्लेनेंस है कॉग्निजेंस लेने की 138 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, उसका जो है 1 महीने के अंदर अंदर वो जो है कंप्लेन देनी है जब से कॉज ऑफ एक्शन हुआ है। क्वेश्चन 4 आ गया इसमें हमारे पास, कौन एज द ड्रॉअर ऑफ अ चेक वो प्रोसिक्यूट किया जा सकता है नॉन पेमेंट के लिए चेक की ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड अंडर 138 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। तो कौन जो है उसको प्रोसिक्यूट, किसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है? पहला आ गया सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग को, दूसरा आ गया बॉडी कॉर्पोरेट को, तीसरा आ गया एक फर्म को, या डी आ गया ऑल ऑफ दीज सबको। इसमें आ गया हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो है प्रोसिक्यूट जो है 138 जो है सेक्शन चेक बाउंस के लिए किसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है? किसी ह्यूमन बीइंग को भी। इसमें आ गया बॉडी कॉर्पोरेट फर्म को भी, क्योंकि ये भी जो है कंपनी के डेफिनेशन में आते हैं और कंपनी को भी एज अ पर्सन जो है इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन 5 जो है वो है हमारे पास कि जो सब्जेक्ट है फॉरेस्ट का वो ट्रांसफ़र किया गया है स्टेट लिस्ट से, दैट इज़ लिस्ट 2 से कंकरेंट लिस्ट में, लिस्ट 3 में 7th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा बाय कौन से अमेंडमेंट में ये हुआ है? आंसर आ गया इसमें हमारे पास बी, दैट इज़ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 है ये। तो जो 42nd अमेंडमेंट से जो है टर्म जो फॉरेस्ट है या फिर जो सब्जेक्ट हैं फॉरेस्ट के वो स्टेट लिस्ट से जो है कंकरेंट लिस्ट में गए हैं। इसमें आ गया क्वेश्चन 6, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो इनेक्ट किया गया था 1872 में, 1971 में, 1972 में या 1973 में? आंसर है इसमें हमारे पास 1972। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो इनेक्ट किया गया था 1972 में। क्वेश्चन 7 है हमारे पास कि वाइल्ड लाइफ रेफर करता है, पहला आ गया प्रीडेटरी एनिमल्स उनके नेचुरल हैबिटेट में, बी आ गया इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एनिमल्स और प्लांट्स, सी आ गया लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके नेचुरल हैबिटेट में, फिर आ गया डी कोई भी जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है अपने हैबिटेट में, किसी भी हैबिटेट में। आंसर आ गया सी हमारे पास कि वाइल्ड लाइफ किसको रेफर करता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नेचुरल हैबिटेट में, उसको जो है वाइल्ड लाइफ माना जाएगा। फिर आ गया क्वेश्चन 8 हमारे पास, एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वो बेस्ट प्रोटेक्टेड इन कहाँ प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं? पहला आ गया जू में,
फिर आ गया बोटेनिकल गार्डन्स में, सी आ गया सेंचुरीज में, डी आ गया नेशनल पार्क्स में। इसमें आ गया सी ऑप्शन हमारे पास, दैट इज सेंचुरीज में, कि एनिमल्स और प्लांट्स उनको बेस्ट प्रोटेक्शन मिलती है सेंचुरीज में। फिर आ गया क्वेश्चन 9 हमारे पास कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग बर्ड उसने इंपॉर्टेंस गेन की है एज वाइल्ड लाइफ इन रिसेंट ईयर, दैट इज ये जो हमारे पास 2007 का क्वेश्चन पेपर है तो उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है। फर्स्ट आ गया इंडियन बस्टर्ड, फिर आ गया पेलिकन, फिर आ गया पीजेंट्स, फिर आ गया इग्रेट्स। आंसर आ गया पेलिकन हमारे पास। तो 2007 के दौरान जो है ये रिसेंट न्यूज़ में होगा, तो इसका आंसर पेलिकन है। फिर आ गया क्वेश्चन 10 हमारे पास कि मैनी वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो वर्ज पे हैं एक्सटिंक्शन की ड्यू टू, क्या रीज़न है इसमें? हंटिंग, कैनिबलिज्म, क्लाइमेट चेंजेस या फिर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। आंसर आ गया इसमें हमारे पास हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो हैं वर्ज पे हैं एक्सटिंक्शन की, क्योंकि उनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। क्वेश्चन 11 आ गया, इनमें से कौन सा एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है क्राइम का? पहला है मोटिव, दूसरा आ गया इविल इंटेंट, सी आ गया ह्यूमन बीइंग, फिर आ गया डी एक्ट हमारे पास। आंसर है इसमें ए हमारे पास कि जो मोटिव है वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो है वो नहीं है क्राइम का। क्वेश्चन 12 आ गया, इसमें हमारे पास अनलॉफुल असेंबली डिफाइन की जाती है इंडियन पीनल कोड 1860 में अंडर, पहला आ गया सेक्शन 34, सेक्शन 146, सेक्शन 141 या सेक्शन 140। आंसर है सी हमारे पास, दैट इज अनलॉफुल असेंबली डिफाइन की जाती है आईपीसी 1860 में अंडर सेक्शन 141। जो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो ईयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ याद करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इनको जो है इंडेक्स से एक बार रीड कर सकते हैं, आपको ध्यान में रह जाएंगे। फिर आगे इसमें हमारे पास क्वेश्चन 13, एक डार्क नाइट में ए और बी जो है वो फाइट कर रहे थे। बी की जो वाइफ है उसने अपना बच्चा अपने शोल्डर पे रखा था, वो वहाँ पहुँची उनको सेपरेट करने के लिए। इन द मीनिंग जो ए की फीस्ट है, मीन वाइल जो ए की फीस्ट है वो फेल ऑन द बैक ऑफ द चाइल्ड, तो वो जो है बैक जो है चाइल्ड की उस पर लगी और जो चाइल्ड है उसकी डेथ हो गई। अब जो ए है उसकी लाइबिलिटी किसकी होगी? मर्डर की, हर्ट की, ग्रीवियस हर्ट की या कल्पेबल होमिसाइड की? आंसर आ गया इसमें हमारे पास हर्ट। तो अगेन इसमें जो है आपको फैक्ट्स वैसे इजी हैं लेकिन मैं साइड में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए और बी जो है वो आपस में लड़ाई कर रहे थे। बी की जो वाइफ है वो इंटरवीन करने पहुंची। अब बी की जो वाइफ है इसके पास जो है चाइल्ड भी था, जो उसने अपने शोल्डर पे जो था बच्चा, उसके बहुत ही इन्फेंट होगा इसलिए शोल्डर पे था। अब ए जब फाइट कर रहा था तो उसकी फीस्ट जो बैक है बच्चे की वहाँ पे लगी और जो बच्चा है उसकी डेथ हो गई। तो लाइबिलिटी जो है ए की वो हर्ट की होगी। फिर आ गया क्वेश्चन 14 हमारे पास। ए ने प्लेस किया एक बॉम्ब एक मेडिकल स्टोर में और जो लोगों को जो है 3 मिनट का टाइम दिया कि वो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, वरना बॉम्ब जो है एक्सप्लोड हो जाएगा 3 मिनट में। बी जो एक आर्थराइटिक पेशेंट था वो फेल हो गया एस्केप करने से और उसकी जो है वहीं पे उसकी डेथ हो गई। ए किस चीज़ के लिए लाइबल होगा? ए आ गया मर्डर, बी आ गया कल्पेबल होमिसाइड, सी आ गया कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, डी आ गया कॉजिंग डेथ बाय ग्रॉस नेग्लिजेंस। आंसर है इसमें हमारे पास मर्डर। तो इसमें क्या होता है, बहुत बड़ी इस टाइप के जो केसेस होते हैं वहाँ पे जो आपकी नेग्लिजेंस है उसको जो है नॉलेज में काउंट किया जाता है और जहाँ पे किसी को नॉलेज होती है कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है वहाँ पे जो है मर्डर की लाइबिलिटी बनती है। तो इसमें जो है नेग्लिजेंस इक्वेट टू नॉलेज और नॉलेज है तो मर्डर होगा। क्वेश्चन 15 आ गया इसमें हमारे पास कि इनमें से जो है कौन सा नेसेसरी नहीं है ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग में आईपीसी के अंडर। पहला आ गया माइनर चाइल्ड, दूसरा आ गया बिना कंसेंट के लॉफुल गार्डियन के, सी आ गया इंटेंशन अक्यूज्ड का, डी आ गया नन ऑफ दीज। तो जो है इसमें हमारे पास जो ऑफेंस होता है किडनैपिंग का उसमें इंटेंशन जो है अक्यूज्ड का वो मैटर नहीं करता है। फिर आ गया क्वेश्चन 16 हमारे पास। ए जो है वो रखता है एक लोडेड पिस्टल अपने साथ बी को मारने के लिए। अगर बी रेजिस्ट करता है ए को कमिट करने के लिए थेफ्ट प्रॉपर्टी का उसकी पोजेशन के अंडर, तो ए जो है वो लाइबल होगा अंडर सेक्शन 392, 379, 383 या 382। तो इसमें आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 382, तो सेक्शन 382 के अंडर जो है वो लाइबल होगा। 17th आ गया इसमें हमारे पास। ए अबेट करता है बी को कि वो सी को जो है बीटिंग्स दे या उसकी पिटाई करे। सब्सिक्वेंटली ए जो है वो पहुंचता है उस प्लेस पे जहाँ पे बी जो है
वो सी को पीट रहा है, तो ए जो है लाइबल होगा किसके अंडर, सेक्शन 34, सेक्शन 109, सेक्शन 114, 149। आंसर आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 114, दैट इज अबेटमेंट के लिए वो जो है लाइबल होगा। क्वेश्चन 18 आ गया इसमें हमारे पास, ए रिमूव करता है बी की बुक को उसके घर से बिना उसकी कंसेंट के, इस इंटेंशन के साथ कि वो रिटर्न कर देगा उसको, इफ़ ही एज अ फ्रेंड रिवॉर्ड्स हिम फॉर द रिटर्न, अगर वो एज अ दोस्त उसको रिवॉर्ड देता है उसके लिए, ए लाइबल होगा किस चीज़ के लिए। पहला आ गया थेफ्ट, बी आ गया अटेम्प्ट टू थेफ्ट, 3 आ गया हमारे पास क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डी आ गया अटेम्प्ट टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आंसर आ गया इसमें हमारे पास थेफ्ट। तो इसमें बेसिस तो सिंपल है बट एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए जो है बी के घर से कुछ बुक्स लेके आता है बिना उसकी कंसेंट के, विदाउट कंसेंट आ गया, मूव करना किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी को, तो आप जो है थेफ्ट के जो असेंशियल्स है वो ध्यान में रखें। फिर आ गया डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, तो यहाँ पे जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि अगर वो रिवॉर्ड करता है तभी वो रिटर्न करेगा, तो इंटेंशंस प्योर नहीं है, तो ये जो केस है हमारा थेफ्ट का केस बनता है। क्वेश्चन 19 आ गया, ए प्रिटेंड करता है बी को एक पर्सन जिसकी डेथ हो चुकी है, ए लाइबल है पनिशमेंट की अंडर 417 ऑफ आईपीसी, 418 ऑफ आईपीसी, 419 ऑफ आईपीसी, 420 ऑफ आईपीसी। इसमें आ गया इसमें हमारे पास 417 जो है आईपीसी का, दैट इज चीटिंग। फिर आ गया इसमें हमारे पास क्वेश्चन 20 कि जब एक्सरसाइज होता है जो राइट है प्राइवेट डिफेंस, डेथ जो है वो कॉज नहीं किया जा सकता है किस केस में। पहला आ गया रॉबरी के केस में, फिर आ गया हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, फिर आ गया मिसचीफ बाय फायर ड्वेलिंग हाउस में, डी आ गया थेफ्ट मिसचीफ या हाउस ट्रेसपास। इसमें आ गया हमारे पास डी ऑप्शन। तो जो प्राइवेट डिफेंस के जब एक्सरसाइज होता है तो उसमें डेथ जो है वो थेफ्ट मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास में कॉज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन 21 आ गया, ए जो है वो ढूंढता है एक पर्स मनी के साथ या उसको मिलता है, नॉट नोइंग कि वो किसको बिलोंग करता है। आफ्टरवर्ड्स वो डिस्कवर करता है कि वो बी को बिलोंग करता है, और लेकिन फिर भी वो जो है अपने यूज़ के लिए जो है उसको यूज़ कर लेता है अपने खुद के बेनिफिट के लिए, तो ए गिल्टी होगा। पहला आ गया थेफ्ट, दूसरा आ गया क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, तीसरा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डी आ गया चीटिंग। करेक्ट आंसर होगा इसमें हमारे पास क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना, दैट इज मिसएप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन 22 आ गया, ए जो है अपना हाथ डालता है बी की पॉकेट में स्टील करने के लिए मनी, लेकिन जो पॉकेट थी वो एम्प्टी थी, तो ए क्या होगा, गिल्टी होगा थेफ्ट का, गिल्टी होगा एक्सटॉर्शन का, गिल्टी होगा अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट का, या फिर कोई भी जो है ऑफेंस नहीं किया है। इसमें आ गया सी हमारे पास कि यहाँ पे जो है अटेम्प्ट किया है उसने थेफ्ट करने का, तो यहाँ पे वो उसके लिए गिल्टी होगा। क्वेश्चन 23 आ गया, इसमें हमारे पास एक बुल जो है जो डेडिकेट की जाती है एक ओल्ड आइडल को एक टेम्पल में, वो पकड़ी गई है बी के द्वारा और उसको काम पे लगाया गया है अपने गार्डन में। बी क्या है, गिल्टी है मिसचीफ का, गिल्टी है एक्सटॉर्शन का, गिल्टी है अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट का, या गिल्टी है थेफ्ट का। इसमें आ गया इसमें हमारे पास वो गिल्टी है थेफ्ट का। तो बुल जो है वो किसी और काम के लिए थी, लेकिन बी ने जो है उसको अपने काम के लिए यूज़ कर लिया और अपने गार्डन में उससे काम करवाया। पहले उसको वहाँ से पकड़ा और फिर अपने काम के लिए यूज़ किया, तो यहाँ पे आ गया थेफ्ट का वो गिल्टी है। क्वेश्चन 24 आ गया, ए एक पुलिस ऑफिसर है जिसने ऑब्टेन किया है एक सम ऑफ 10,000 बी से, उसको जो है फियर के अंडर पुट करके कि वो इमीडिएटली उसको जो है जेल में डाल देगा और रिलीज नहीं करेगा महीनों तक, तो पुलिस ऑफिसर किस चीज़ का गिल्टी है, थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन या मिसचीफ। आंसर है इसका हमारे पास एक्सटॉर्शन, तो जो पुलिसमैन है वो एक्सटॉर्शन का गिल्टी है। क्वेश्चन 25 आ गया, ए इंस्टिगेट करता है बी को कि वो मर्डर करे सी को, बी रिफ्यूज कर देता है ऐसा करने से, ए गिल्टी होगा। अबेट करना बी को कमिट करने के लिए मर्डर का, या फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर, या फिर कोई ऑफेंस नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा इसमें हमारे पास कि वो गिल्टी होगा अबेटमेंट का, जो बी को उसने किया है मर्डर करने के लिए सी। अबेटमेंट में एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, फॉर इंस्टेंस ए बी को जो है, इसी का जो है हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ए ने बी को बोला अबेट किया कि उसका मर्डर कर दें, बी आगे एक्शन नहीं लेता है, या फिर बी एक्शन लेता है, या बी कोई एक्शन लेता है जिससे कोई और जो है कॉन्सिक्वेंस हो जाता है, सारे के सारे केसेस में जो ए है उसकी लाइबिलिटी होगी अबेटमेंट की। फिर आ गया इसमें हमारे पास क्वेश्चन 26।
कौन सा जो फॉलोइंग केस है वो रिलेट करता है ऑफेंस ऑफ रेप से? पहला आ गया विनोद चतुर्वेदी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, दूसरा आ गया बालदेव प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट, तीसरा आ गया तुकाराम वर्सेस स्टेट, डी आ गया शशिधर पुरंदर हेगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। आंसर आ गया इसमें हमारे पास तुकाराम वर्सेस स्टेट। तो ये जो केस है हमारे पास ऑफेंस ऑफ रेप का है। क्वेश्चन 27 आ गया, एक चाइल्ड जो है वो कंसिडर किया जाता है डोली केपेक्स जब वो, पहला आ गया बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज है, दूसरा आ गया 7 ईयर्स से अबव है लेकिन 12 साल से नीचे है, फिर आ गया 5 साल से ऊपर है, फिर आ गया 6 साल से ऊपर है। पहला आ गया, इसमें आंसर है हमारा जब वो 7 साल से ऊपर है लेकिन 12 साल से नीचे है। ध्यान रखिए यहाँ पे जो है टर्म यूज की गई है डोली केपेक्स, दैट इज 7 to 12 होगा इसका आंसर। अगर यहाँ पे यूज किया जाता डोली इन केपेक्स तो यहाँ पे जो है 7 ईयर्स एज होती, बिलो 7 ईयर्स। फिर आ गया हमारे पास क्वेश्चन 28, दैट इज इंसेनिटी इज क्या है? पहला आ गया लैक है फ्री विल की, दूसरा है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, तीसरा इनकेपेबल ये जानने के लिए कि क्या नेचर है जो एक्ट कमिट किया गया है, डी आ गया डिसीज्ड माइंड। आंसर है इसमें हमारे पास सी की इनसेनिटी जो है वो इनकेपेबिलिटी है कि वो नहीं जान पाता है कि क्या नेचर है एक्ट का जो कमिट की गई है। क्वेश्चन 29 आ गया, ए ने फायर किया है एक शूट अपनी पिस्टल से बी पे, लेकिन उसने जो है सी को हिट किया और सी की डेथ हो गई। ऑफेंडर जो कमिट किया गया है या जो ऑफेंस कमिट किया गया है ए के द्वारा वो है मर्डर अंडर सेक्शन 301, फिर आ गया मर्डर अंडर सेक्शन 300, फिर आ गया कल्पेबल होमिसाइड, डी आ गया अटेम्प्ट टू मर्डर। इसमें आ गया इसमें हमारे पास मर्डर अंडर सेक्शन 301, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ मेलाइस भी, ट्रांसफ़र ऑफ मेलाइस। इसमें क्या होता है, अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के लिए इंटेंशन रखता है लेकिन वो जो कॉन्सिक्वेंस है वो किसी तीसरे पर्सन के साथ हो जाता है तो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया मेलाइस, वो जो है पनिशेबल होगा मर्डर के लिए, लेकिन सेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा, दैट इज़ 301। फिर आ गया इसमें क्वेश्चन 30 हमारे पास, ए एंटर करता है रूम में एक लड़की की बी जिसकी उम्र है 8 महीने, जो सो रही थी और उसको इंजर करता है प्राइवेट पार्ट में। इस केस में ए ने क्या कमिट किया है? ए आ गया कोई ऑफेंस नहीं किया है, बी आ गया ऑफेंस किया है 354 आईपीसी के अंडर, सी आ गया ऑफेंस है रेप के अंडर, डी आ गया एक ऑफेंस है हाउस ट्रेसपास के अंडर। इसमें आ गया ए हमारे पास कि ऑफेंस किया है अंडर 354 ऑफ आईपीसी, दैट इज मोडेस्टी ऑफ वुमेन से रिलेटेड, ये है हमारे पास 354, तो यहाँ पे ये ऑफेंस हुआ है। क्वेश्चन 31 आ गया इसमें हमारे पास कि जो लीगल मैक्सिम है डे मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स, उसका मतलब क्या है? ए आ गया मैक्सिमम रिस्क और मिनिमम हार्म, बी आ गया मिनिमम जो है वो हार्म शुड बी जो मिनिमम होना चाहिए, फिर आ गया लॉ जो है वो अकाउंट में नहीं लेता है जो ट्रिफलिंग मैटर्स हैं, मतलब जो बहुत ही छोटे मैटर्स हैं, डी आ गया इनमें से कुछ भी नहीं। आंसर है इसमें हमारे पास डी सी। तो जो मैक्सिम है हमारे पास डे मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स, उसका जो मतलब है वो है कि लॉ जो है वो अकाउंट में नहीं लेता है या कंसिडर नहीं करता है जो बहुत ही ट्रिफलिंग मैटर्स या ट्रिवियल मैटर्स होते हैं। 32 आ गया इसमें हमारे पास, ए अलाउ करता है इलीगल मैरिज को कि वो सॉल्मनाइज की जाए बी के द्वारा जो एक प्रीस्ट है हाउस में। यहाँ पे जो बी है वो लाइबल होगा अबेट करने के लिए ऑफेंस को, ए लाइबल होगा अबेटमेंट के लिए, बोथ ए और बी लाइबल होंगे अबेटमेंट के लिए, डी इनमें से कुछ भी नहीं। आंसर हो गया इसमें हमारे पास सी, दैट इज इस केस में इलीगल मैरिज वाले केस में बोथ ए जो अलाउ करता है और बी जो सॉल्मनाइज करता है प्रीस्ट है हमारे पास, दोनों ही लाइबल होंगे अबेटमेंट के लिए। क्वेश्चन 33 आ गया इसमें हमारे पास कि जो अबेटमेंट है अबेटमेंट का वो एक ऑफेंस है, ये डायरेक्टली डिड्यूसिबल है किससे, तो कौन से सेक्शन में गिवन है? 107 में गिवन है, 108 में गिवन है, 109 जो है आईपीसी का उसमें गिवन है, या 110 में गिवन है? आंसर आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 108 में जो है ये गिवन है। फिर आ गया इसमें हमारे पास क्वेश्चन 34 कि एक वुमेन जो है वो वेल के पास गई ये स्टेट करते हुए कि वो जंप करेगी वेल में, लेकिन जो है वो नहीं कर पाई। वो गिल्टी है किस चीज़ की? पहला है अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, फिर आ गया अटेम्प्ट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, सी आ गया अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, डी आ गया नो ऑफेंस।
इसमें आ गया हमारे पास कि नो ऑफेंस, क्योंकि उसने जो है वो अटेम्प्ट ही नहीं किया है सुसाइड का। अदरवाइज जो है इन दोनों ऑप्शंस में जो है आपको कन्फ्यूजन होता। उसने सिर्फ स्टेट किया कि वो जंप करेगी, लेकिन उसने फर्दर कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो कोई भी ऑफेंस नहीं होगा। क्वेश्चन 35 आ गया। ए जो है गिल्टी इंटेंशन के साथ अबेट करता है पी को, जो एक चाइल्ड है 6 इयर्स का, कि वो कमिट करे थेफ्ट बी के हाउस में, घर में। जो एक्ट है वो नहीं कमिट हुआ। यहाँ पे ए क्या है, गिल्टी ऑफ थेफ्ट, गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, गिल्टी फॉर अबेटिंग थेफ्ट, या फिर गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है गिल्टी ऑफ अबेटिंग थेफ्ट। इसमें आ गया हमारे पास कि अगर कोई भी चाइल्ड है या कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड का है जो केपेबल नहीं है क्राइम करने, जो ऑफेंस करने का केपेबल नहीं है, और वहाँ पे अगर अबेट किया गया है तो यहाँ पे जो है वो गिल्टी जो है बनता है अबेटमेंट का। फिर आ गया क्वेश्चन 36। जो कोड है क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का, वो फोर्स में कब आया। फर्स्ट है हमारे पास 1 जनवरी 1974, फिर आ गया 24 जनवरी 1974, सी आ गया 25 जनवरी 1974, डी आ गया 1 अप्रैल 1974। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 1 अप्रैल 1974। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो क्या करेंगे, आज ही एक शीट लेंगे आप लोग, और उस शीट में जो भी स्टेट आप टारगेट कर रहे हैं, या फिर जनरली अगर आप 2-3 स्टेट्स टारगेट कर रहे हैं, तो आप उस शीट्स में क्या करेंगे, ऐसे कॉलम्स बनाएंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये जितना भी है। पहला जो है उसमें आप लिखेंगे कि जो है ईयर कौन सा है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया आपके पास 1872 है, 1973 सीआरपीसी है, कौन से ईयर में जो है वो उनके पीछे लगता है। फिर आ गया इन्फोर्समेंट जो है उनका कब हुआ। इन्फोर्समेंट जैसे सीआरपीसी का इन्फोर्समेंट जो है 1 अप्रैल 1974 को हुआ। उसके बाद आप लिखेंगे उनमें सेक्शंस कितने हैं, कि 100 एंड जैसे 504 हैं, 4 सेक्शन है इसमें हमारे पास, ऐसे करके। उसके बाद आप चैप्टर्स लिखेंगे, कौन से जो सब्जेक्ट में है कितने चैप्टर्स हैं। उसके बाद जो है कोई भी जो रीसेंट जजमेंट है या रीसेंट केस लो जो बहुत ही ज़्यादा जो है हाईलाइटेड है, तो एक एक दो केस लो जो आप नीचे लिखेंगे। ये आप शीट लेंगे और जहाँ पे आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल उसके सामने आप चिपका देंगे, और हर रोज़ आप जो है एक नज़र मार लेंगे इस पे। इससे क्या होगा, जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपकी इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे, अदरवाइज ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन 37 जो है इसमें हमारे पास वो है कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो न्यू कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1973 का, वो क्या है। पहला आ गया सेपरेशन लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव से, दूसरा आ गया सेपरेशन जो है जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से, फिर आ गया सेपरेशन जो है रेवेन्यू वर्क का एग्जीक्यूटिव से, डी आ गया प्रोवाइड करना जुडिशियल पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को। इसमें आ गया बी हमारे पास कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है नए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का, वो है सेपरेट करना जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से। क्वेश्चन 38 आ गया इसमें हमारे पास कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में एक पुलिस ऑफिसर पहला आ गया अरेस्ट कर सकता है अक्यूज्ड को बिना वारंट के, दूसरा आ गया अरेस्ट नहीं कर सकता है एक अक्यूज्ड को बिना वारंट के, तीसरा आ गया रिक्वायर्ड नहीं है प्रोड्यूस करने के लिए अक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने, डी आ गया अक्यूज्ड को रख सकता है पुलिस कस्टडी में बिना रिमांड ऑर्डर के। आंसर आ गया इसमें हमारे पास ए कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर जो है अरेस्ट कर सकता है अक्यूज्ड को बिना वारंट के। क्वेश्चन 39 आ गया इसमें हमारे पास कौन सा जो फॉलोइंग है वो इंटाइटल्ड नहीं है मेंटेनेंस के लिए, सेक्शन 125 जो है सीआरपीसी 1973 का। पहला आ गया इललेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, दूसरा आ गया डिवोर्स्ड वाइफ, तीसरा है यूट्रीन ब्रदर, डी है हमारे पास फादर। आंसर आ गया इसमें सी हमारे पास, दैट इज यूट्रीन ब्रदर। तो जो क्वेश्चन 39 है कि इनमें से जो फॉलोइंग है वो इंटाइटल्ड नहीं है मेंटेनेंस का अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी 1973, वो आ गया हमारे पास यूट्रीन ब्रदर। फिर आ गया इसमें हमारे पास क्वेश्चन 40, दैट इज प्रोविजन रिगार्डिंग एंटिसिपेटरी बेल, वो दिया जाता है जो कोड है क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का किसके अंडर। पहला आ गया सेक्शन 439, बी आ गया सेक्शन 438, सी आ गया 437, डी आ गया 436।
आंसर है इसमें हमारे पास 438 की जो एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन है वो है हमारे पास 438। क्वेश्चन 41 आ गया इसमें हमारे पास, इनमें से जो कौन सा फॉलोइंग सेक्शन जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का वो डील करता है प्रोविजन के साथ जहां पे कोई अपील लाई नहीं करती पेटी केसेस में। तो कौन से सेक्शन में ये बोला गया है? पहला आ गया सेक्शन 376, फिर आ गया 377, 375 या 378। आंसर है इसमें हमारे पास सेक्शन 376। सेक्शन 376 में बोला गया है कि कोई अपील लाई नहीं करती है पेटी केसेस में। फिर आ गया क्वेश्चन 42 हमारे पास कि कौन सा सेक्शन जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का वो एम्पावर करता है हाई कोर्ट को कि वो कंफर्म करेगा एक सेंटेंस जो है डेथ का जो पास किया गया है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 366, बी आ गया सेक्शन 367, सी आ गया सेक्शन 368, डी आ गया 370। आंसर आ गया इसमें हमारे पास सी, सेक्शन 368 जो है वो जो है एम्पावर करता है हाई कोर्ट को कि वो कंफर्म करे सेंटेंस डेथ की सेंटेंस जो पास की गई है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। क्वेश्चन 43 आ गया, कौन सा सेक्शन जो है सीआरपीसी का वो डील करता है इनहेरेंट पावर्स जो है हाई कोर्ट की। फर्स्ट आ गया 483 सेक्शन, फिर आ गया 480, 481 या 482। आंसर है इसमें हमारे पास सेक्शन 482 कि जो सेक्शन 482 है ये बात करता है जो इनहेरेंट पावर्स है हाई कोर्ट की उसके बारे में सीआरपीसी के अंडर। क्वेश्चन 44 आ गया हमारे पास, जहां पे एक ट्रायल में कोर्ट ऑफ सेशन के सामने अक्यूज्ड जो है वो रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है प्लीडर के द्वारा, और जहां पे ये अपीयर होता है कोर्ट को कि जो अक्यूज्ड है उसके पास सफिशिएंट मींस नहीं है इंगेज करने के लिए एक प्लीडर, कोर्ट जो है वो असाइन करेगा एक प्लीडर उसके डिफेंस के लिए कोर्ट के एक्सपेंस पे, जो कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है किस सेक्शन के अंडर। पहला आ गया हमारे पास 302 सेक्शन, फिर आ गया सेक्शन 303, फिर आ गया सेक्शन 304, फिर आ गया सेक्शन 404। आंसर आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 304। यहाँ पे जो है फ्री लीगल एड जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन 45 आ गया, कौन सा सेक्शन जो है सीआरपीसी 1973 का वो डील करता है पावर जो है सेशंस जज की कि वो ट्रांसफर करे केसेस और अपील्स। सेक्शन 408, सेक्शन 409, सेक्शन 406 या फिर सेक्शन 407। आंसर है इसमें हमारे पास सेक्शन 408। जो सेक्शन 408 है वो पावर देता है सेशन जज को कि वो ट्रांसफर कर सकता है केसेस और अपील्स। क्वेश्चन 46 जो है वो है कि जो कोड है क्रिमिनल प्रोसीजर का उसमें जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं वो अपॉइंट किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट करने के लिए प्रोसिक्यूशंस जो कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स हैं अंडर। पहला आ गया सेक्शन 20, बी आ गया सेक्शन 21, सी आ गया सेक्शन 24, डी आ गया सेक्शन 25। आंसर है इसमें हमारे पास सेक्शन 25। तो जो सेक्शन 25 है सीआरपीसी का उसमें जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट करने के लिए प्रोसिक्यूशंस जो है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में। तो बेसिकली अपॉइंटमेंट जो है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की उसके बारे में बात करता है। क्वेश्चन 47 है हमारे पास कि इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि एक मैरिड डॉटर जो जिसके पास इंडिपेंडेंट जो सफिशिएंट मींस हैं खुद के वो लाइबल होगी मेंटेन करने के लिए अपने फादर को या मदर को सेक्शन 125 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में। पहला आ गया इसमें हमारे पास संदीप चौधरी वर्सेस राधा चौधरी, दूसरा आ गया विजय मनोहर आर्बट वर्सेस काशीराव राजाराम सवई, तीसरा आ गया रेवती बाई वर्सेस जोगेश्वर, फिर आ गया डी हमारे पास केवी रुद्रैया वर्सेस बीएस मुदा गंगामा। आंसर आ गया इसमें हमारे पास संदीप चौधरी वर्सेस राधा चौधरी। इसमें जो बी ऑप्शन है आई गेस ये वाला सही होगा, बुक में गलत दे रखा है क्योंकि मैरिड डॉटर का जो है वो विजय मनोहर आर्बत वर्सेस काशीराव आर्बत में पूछा गया है। एक सेकेंड हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। मैं चेक कर लेती हूँ एक बारी इसका क्या आंसर होगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए।
इसका आंसर बी होगा हमारे पास, दैट इज विजय मनोहर आर्बत वर्सेस काशी राव राजाराम सवई। फिर आगे इसमें हमारे पास क्वेश्चन 48 की समन्स केस का मतलब है एक केस जो रिलेट करता है एक ऑफेंस से जो पनिशेबल होगा। पहला है डेथ, फिर आ गया इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तीसरा आ गया इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म जो एक्सीड करता है 2 ईयर्स, डी आ गया इम्प्रिजनमेंट एक टर्म जो एक्सीड नहीं करता है 2 ईयर्स। समन्स केस आगे इसमें हमारे पास समन्स केस का मतलब है एक केस जो रिलेट करते हैं ऑफेंस से जो पनिशेबल होगा इम्प्रिजनमेंट के साथ जो एक्सीड नहीं करता है 2 ईयर्स, और जो 2 ईयर्स या 2 साल एक्सीड करता है उनको हम वारंट केसेस बोलते हैं। क्वेश्चन 49 आ गया कि जो कोर्ट है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का वो एम्पावर्ड है पास करने के लिए एक सेंटेंस किसकी। ए आ गया इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर्स के लिए, बी आ गया इम्प्रिजनमेंट 8 ईयर्स के लिए, सी आ गया इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर्स के लिए, या डी आ गया डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। आंसर आ गया इसमें हमारे पास इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स। तो जो CJM है वो 7 साल तक के लिए जो है इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। क्वेश्चन 50 आ गया कि जो कोर्ट है मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड जो क्लास का वो एम्पावर्ड है पास करने के लिए एक सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इस टर्म के लिए जो एक्सीड नहीं करेगा। 7 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स या 1 ईयर, इसमें आंसर है हमारे पास 1 ईयर। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे सेकंड क्लास के लिए वो 1 साल से ज़्यादा की जो है इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते हैं। बाकी जो है इसमें 50 क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे पास क्रिमिनल लॉ के भी ख़त्म हो गए हैं, और टोटल हमारे पास जो 150 क्वेश्चंस हैं HP जुडिशरी के 2007 का जो हमारे पास प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस था वो यहीं फिनिश हो जाता है। अब 2-3 बातें हैं जो हम ध्यान में रखेंगे। पहला यही कि HP जो हिमाचल प्रदेश की प्री सीरीज़ है वो हमने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि हिमाचल का जो अभी जुडिशरी एग्ज़ाम्स अभी आई थिंक 2 मार्च को उसका डेट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, तो उसके लिए हम कर रहे हैं। सेकंड थिंग, आपको जो है अपने PYQs ज़रूर करने हैं क्योंकि मोस्टली स्टेट्स में 60 to 70% जो है क्वेश्चंस आपकी PYQs से पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी स्टेट का अपीयर कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम अपीयर कर रहे हैं, आप PYQs ज़रूर करें। तीसरा चीज़ ये है कि मेरे कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं जिनको HP के लिए अभी दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ट्रायल के लिए भी दे रहे हैं जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि मैम आप प्री के लिए भी हमें PYQs करवाइए। तो वो जो है मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कर रही हूँ क्योंकि ऑफलाइन में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप मेंस का और प्री का साथ में करवा सकें। तो मैं मेंस का पढ़ाती हूँ, तो अभी प्री का जो है मैं यहाँ ऑनलाइन करवा रही हूँ। अगर ज़्यादा हेल्प लग रही है बच्चों को तो मैं सारे के सारे जो है जितने भी अभी तक के हमारे पास 2007 से लेके अभी तक 22 में हुआ था इसका, ये PYQs में यहाँ पे ऑनलाइन जो है डिस्कस कर लेंगे हम। अगर नहीं लग रहा है तो मैं ऑफलाइन बच्चों को जो भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स जितना हो सकता है मैं करवा दूंगी। लास्ट के जो 10 डेज़ रहेंगे अगर नहीं हुआ तो मैं आपको जो है मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगी। लेकिन सभी बच्चे यहाँ से या कहीं भी दूसरे टीचर से या फिर दूसरे चैनल से आप जो है PYQ ज़रूर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी जो है इस लेक्चर में हमने इतना ही कवर करना था। सो थैंक यू।